हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। सर, हमने एल्केन पढ़ लिया, हमने एल्कीन पढ़ लिया, हमने एल्काइन पढ़ लिया और बिल्कुल सरल भाषा में एनसीईआरटी का एक एक शब्द पकड़ के मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल अच्छे से समझा दिया और आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर आपकी एनसीईआरटी यहाँ पर है ना, तो मैंने आपको यहाँ लेके चला हूँ, बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करवाए हूँ ताकि आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का ये लेक्चर अपना रहने वाला है सर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, जिसमें मेनली अपन क्या पढ़ने वाले हैं, बेंजीन पढ़ने वाले हैं। और बेंजीन के बारे में बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो बिल्कुल एनसीईआरटी में दे रखी है और हमको आज से पहले पता ही नहीं थी। मतलब बिल्कुल मजा आने वाला है और आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी एनसीईआरटी का एक एक शब्द लेके चल रहा हूँ और एनसीईआरटी में आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि ये लाइन मुझे सर समझ में नहीं आ रही। आज के बाद आपको एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बिल्कुल आसान लगने वाली है एज कंपेयर टू एनसीईआरटी बायोलॉजी की। तो करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं सर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें अपन मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, बेंजीन पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत, खींचना चाहते नीचे, बढ़ूं मैं ऊपर। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और ये सर मैंने हेडिंग डाल दी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और ये अपना हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 19 है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो पहली बात, पहली लाइन जो मैंने लिखी हुई है वो है सर, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, उनका घर का नाम, उनको अपन प्यार से क्या बोल सकते हैं, उनको बोल सकते हैं अपन एरीन्स। क्या बोल सकते हैं सर? एरीन्स। तो कहीं ना कहीं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो घर का नाम है, जो उनको प्यार से अपन बोल सकते हैं, वो क्या बोलते हैं सर? एरीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? एरीन्स बोलते हैं। तो ये लाइन अपने को समझ में आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देख, ये जो एरोमेटिक है ना, इसका अगर मैं आगे का शब्द देखूं, क्या लिखा हुआ है? एरोमा लिखा हुआ है। और एरोमा का मतलब होता है सर प्लीजेंट स्मेल, यानी स्वीट स्मेल। तो मतलब आज के बाद ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होने वाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनकी जो स्मेल है, अगर मैं उनको सूंघ के देखूं तो वो कहीं ना कहीं प्लीजेंट स्मेल आने वाली है, उनसे उनसे कहीं ना कहीं स्वीट स्मेल आने वाली है। तो जैसे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो मेन एग्जांपल है कौन है सर? बेंजीन है। तो बेंजीन की कैसी स्मेल होगी? प्लीजेंट स्मेल होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हम देखते हैं जो पेरेंट रिंग प्रेजेंट होगी ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, जो पेरेंट रिंग प्रेजेंट होगी वो क्या होती है? जनरली बेंजीन रिंग ही होती है। जैसे कि मैं एक यहां पर ले लूं नाइट्रोबेंजीन, ये कहीं ना कहीं एक बेंजीन डेरिवेटिव है, पर इसकी जो पेरेंट रिंग है वो क्या है? बेंजीन है। मतलब कहीं ना कहीं तेरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उनके होंगे, पर तू जब देखेगा ना, जो उसका बेसिक रिंग होगी, जो उसका पेरेंट रिंग होगी, वो कहीं ना कहीं क्या रहने वाली है? बेंजीन ही रहने वाली है। वो क्या रहेगी? तेरी बेंजीन रहेगी। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, जो पेरेंट रिंग रहने वाली है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, वो क्या रहने वाली है? तेरी बेंजीन रहने वाली है। ठीक है, और बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर तुझे पता है कैसे बनता है? ये बनता है सर, ऐसा बनता है सर बेंजीन रिंग, ऐसा बनता है सर, ये लगाया मैंने। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के पास तुझे पता है कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ये देख, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। यस सर, 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है? ध्यान से देख, अगर मैं इस कार्बन को पकड़ूं, देख, तो इस कार्बन के पास सर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इस कार्बन के पास सर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है। और मैंने आपको बता रखा है, कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड दिख गया ना, तूने उसको बोल देना कि उसका हाइब्रिडेशन तेरा क्या रहने वाला है? sp2 रहने वाला है। तो यहाँ पर जितने भी कार्बन है, 6 कार्बन है और हर एक कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है। मतलब बेंजीन के पास जितने भी कार्बन है ना, सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सर? sp2 होता है। क्या होता है सर? sp2 होता है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो ये वाला जो पॉइंट है, जो मुझे पूछ रहा था कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ हर कार्बन का बेंजीन में, तो मैंने बता दिया sp2 होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब लिखा हुआ है जो बेंजीन रिंग होती है ना, वो हाईली अनसैचुरेटेड होती है। हाईली अनसैचुरेटेड होती है। यहाँ पर तू सोच सकता है, यहाँ पर तेरे को मैं बता देता हूँ, जो अनसैचुरेशन होता है ना, उसको तू बोल सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड। तो तेरे पास बेंजीन जो है, जो तेरे पास बेंजीन है ना, उसमें तेरे पास कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है, क्योंकि तेरे पास 3 डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड के पास, एक डबल बॉन्ड के पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो तेरे पास 3 डबल बॉन्ड है, तो तेरे पास 3 पाई बॉन्ड भी तो प्रेजेंट होंगे।
तो यहाँ पर तो तेरे पास 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है सर, तो इसका अनसैचुरेशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बेंजीन क्या होता है, हाईली अनसैचुरेटेड होता है। बेंजीन क्या होता है, हाईली अनसैचुरेटेड होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जो बेंजीन रिंग होती है सर वो हाईली अनसैचुरेटेड होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमको पूछ रहा है कि रेशियो बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो बताओ बेंजीन में। सर बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, क्योंकि देख 6 कार्बन है और हर एक कार्बन के पास वैलेंसी पूरी करने के लिए तो हाइड्रोजन भी तो रखेगा। तो 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेंजीन का वो क्या होता है सर, C6H6 होता है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि जितने कार्बन उतने ही हाइड्रोजन, यानी जो तेरा रेशियो रहने वाला है कार्बन और हाइड्रोजन का वो क्या रहेगा सर, 1:1 रहेगा। इसमें कोई निसंदेह बिल्कुल छोटा सा बात है यार, हर बच्चा जान जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक है सर अनसैचुरेशन। तो अनसैचुरेशन निकालना है हमको कि सबसे ज्यादा बेंजीन में होगा कि एल्काइन में होगा कि एल्कीन में होगा कि एल्केन में होगा। तो मैंने तेरे को बता रखा है अनसैचुरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड। बेंजीन के पास सर 3 पाई बॉन्ड है, सर एल्काइन के पास 2 पाई बॉन्ड है और एल्कीन के पास तेरे 1 पाई बॉन्ड है। तो क्लियर हो गया ना कि यहाँ पर तेरा सबसे ज्यादा जो अनसैचुरेशन रहने वाला है, अगर मैं इसको 1 नंबर दूं, इसको 2 नंबर दूं और इसको 3 नंबर दूं, तो सबसे ज्यादा तेरा 1 का रहेगा, फिर 3 का रहेगा, फिर 2 का रहेगा। यानी सबसे ज्यादा तेरा अनसैचुरेशन बेंजीन का रहेगा, फिर तेरा एल्काइन का रहेगा और फिर तेरा एल्कीन का रहेगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि मैंने तेरे को बता दिया कि तू कैसे कंपेयर कर सकता है, अनसैचुरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड। ठीक है, बाकी आगे देख, बेंजीन रिंग इज हाईली स्टेबल। बेंजीन रिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। यहाँ पर देख एक प्यारा सा कंसेप्ट तुझे बताता हूँ, प्यारा सा कंसेप्ट बताता हूँ। मैंने तेरे को एल्केन पढ़ाया था, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच में। मैंने तेरे को एल्कीन पढ़ाया, एल्कीन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड था। मैंने तेरे को फिर एल्काइन पढ़ाया, वहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था सर। और मैंने तेरे को बताया कि जो तेरा एल्केन था ना, जो तेरा एल्केन था ये सबसे ज्यादा क्या था सर, स्टेबल था। सबसे ज्यादा क्या था, स्टेबल था। ये थोड़ा कम था और ये बहुत कम स्टेबल था सर तेरा एल्काइन। ठीक है, मैंने तेरे को बताया। तो देख जैसे जैसे तेरे पाई बॉन्ड बढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो 0 पाई बॉन्ड थे, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड आ गए थे। तो जैसे जैसे तेरे पाई बॉन्ड बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तेरी स्टेबिलिटी घट रही थी। ठीक है, पर यहाँ देख, यहाँ बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है सर, 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर तो पाई बॉन्ड बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो यहाँ पर तो स्टेबिलिटी बहुत कम होनी चाहिए थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए थी। और यहाँ पर बहुत ज्यादा ये अनसैचुरेटेड भी है, पर फिर भी सर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा कैसी हो गई, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा कैसे हो गई है सर, हाईली स्टेबल कैसे हो गया। इसमें तो इतने सारे पाई बॉन्ड है, ये तो कहीं ना कहीं सबसे कम स्टेबल होना चाहिए था। अरे मेरे भाई, यहाँ पर जो बात आती है ना, वो मैंने तेरे को जीओसी लेक्चर नंबर 2 में अच्छे से समझा रखा है। मैंने तेरे को वहां पर एक टॉपिक पढ़ाया था एरोमेटिसिटी, और वहां पर मैंने तेरे को बताया था जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो हाईली स्टेबल होते हैं सर। तो यहाँ पर जो इसका रीजन होता है, जो बेंजीन रिंग का हाईली स्टेबल होने का रीजन आता है ना, वो आता है तेरा इसका एरोमेटिक होना, इसका एरोमेटिक होना सर, एरोमेटिक होना। क्योंकि आज के बाद अपना लड़का जानता है जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं सर, उनको कोई नहीं हरा सकता। तो बेंजीन तो तेरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो वो कहीं ना कहीं तेरा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टेबल रहने वाला है। समझ में आ गई बात, ठीक है। बाकी जीओसी लेक्चर नंबर 2 में एरोमेटिसिटी जो टॉपिक है वो मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, बिल्कुल अच्छे से आपको महारत हासिल करवा रखी है। आपको अगर एरोमेटिसिटी अच्छे से देखना है तो आप लेक्चर नंबर 2 जीओसी का रिफर कर सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स तेरे 2 टाइप के होते हैं, या फिर वो बेंजीनोइड होंगे या फिर वो नॉन बेंजीनोइड होंगे। तो अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसमें तेरे को बेंजीन दिख जाए तो तू बोल देगा ये बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो पर उसमें बेंजीन प्रेजेंट ना हो तो तू बोल देगा कि ये नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो समझ में हमको आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये मैंने आपको जीओसी के लेक्चर नंबर 2 में समझाया था। एक एरोमेटिक होता है, एक एंटी एरोमेटिक होता है और एक नॉन एरोमेटिक होता है। इनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अपनी होगी वो किसकी होगी सर, एरोमेटिक की होगी। फिर किसकी होती है सर, नॉन एरोमेटिक की होती है। और सबसे कम स्टेबल अपना कौन होता है सर, एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको क्या पढ़ाता हूँ, एरोमेटिक के बारे में पढ़ाता हूँ। हालांकि मैंने आपको जीओसी के लेक्चर नंबर 2 में ये अच्छे से बता रखा है। ठीक है, पर फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ये अपना क्या सर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये वाला। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको बस इतना पता होना चाहिए कि जो खेल स्टार्ट होता है वो कितने से स्टार्ट होता है, 2 नंबर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 नंबर लिख दिया।
ठीक है, और हमको 4 4 ऐड करते रहना है। तो 4 इसमें ऐड करूंगा तो 6 आ जाएगा, और 6 में 4 ऐड करूंगा तो तेरा 10 आ जाएगा। मतलब जो तेरे ये नंबर आ गए ना 2 6 10, तो इनको देख के तू समझ जाएगा कि सर ये तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ 2 6 10 ये सब हैं क्या, ये सब हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या है सर, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और मैंने तेरे को बताया था कि जो तेरा लोन पेयर है, जो तेरा नेगेटिव चार्ज है, जो तेरा डबल बॉन्ड है, इन सबके पास दो दो क्या होते हैं सर, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या क्या होते हैं सर, दो दो इनके पास क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो कहीं पे तेरे को लोन पेयर दिख जाए, कहीं पे तुझे नेगेटिव चार्ज दिख जाए, कहीं पे तेरे को कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड दिख जाए, तो तूने उनको दो काउंट करना है। ठीक है, दो काउंट करना है। जैसे कि अगर मैं बेंजीन की बात करूं, ये बेंजीन अपना, ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं देख 3 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, 1 2 3। तो एक डबल बॉन्ड को तो क्या काउंट करता है, 2 काउंट करता है। तो 3 डबल बॉन्ड को कितना काउंट करेगा, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 नंबर तेरा कहाँ पे आता है, ये देख 6 नंबर बताता है कि वो एरोमेटिक होगा। तभी तो मैं बोलता हूँ जो तेरी बेंजीन है वो क्या सर, एरोमेटिक है। ठीक है, तो कहीं पे तेरे ऐसे नंबर आ जाए 2 6 10, तो तू बोल देगा कि ये सर एरोमेटिक है। ठीक है, ये सर एरोमेटिक है। अभी एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर आता है दूसरा एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक में खेल कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 नंबर से। तो 4 नंबर से स्टार्ट होता है, वापस इसमें सेम टू सेम वैसा ही करना है, 4 ऐड करते रहो। तो अगला नंबर क्या आएगा, 8 आएगा, उसके अगला नंबर क्या आएगा, 12 आएगा। तो तेरे को ऐसे नंबर दिख जाए 4 8 12, तो तू बोल देगा कि खेल कौन सा चल रहा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कितना सिंपल है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नॉन एरोमेटिक का पता कैसे लगता है, कोपचा अगर खाली हो, कोपचा खाली का मतलब देख जैसा ये है, जैसे मैंने ऐसा बना दिया, ये मैंने ऐसा बना दिया और ऐसा बना दिया, पर देख ये वाला जो कार्बन है इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब कोपचा खाली नहीं है। इस वाले कार्बन पे भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कोपचा खाली नहीं है। इस वाले कार्बन के भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसमें भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब कोपचा खाली नहीं है। पर एक ऐसा कार्बन मुझे दिख जाए, कम से कम एक ऐसा कार्बन दिख जाए, देख ये वाला कार्बन जिसमें ना तो डबल बॉन्ड लगाओ, जिसमें ना तो लोन पेयर लगाओ, जिसमें ना तो कहीं ना कहीं अपना नेगेटिव चार्ज लगाओ, जिसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज लगाओ, कुछ भी ना लगाओ, बिल्कुल अकेला बैठा हुआ कार्बन, तो तू बोल देगा कि ये कोपचा खाली है। तो तूने जैसे ही कोपचा खाली देखा, तूने बोल दिया सर ये नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। तो ये तो अपन देसी भाषा में बोल रहे हैं कोपचा खाली। बाकी तू अगर टेक्निकल तरीके से बोले तो तू बोलेगा सर sp3 कार्बन अगर तेरे को दिख जाए, sp3 कार्बन तेरे को अगर दिख जाए, तो तू बोल देगा कि सर ये तो नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, sp3 कार्बन मतलब देख ऐसा कार्बन जो सारे सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है। तो देख ये सारे सिंगल बॉन्ड से ही तो लगा हुआ है, 2 बॉन्ड तो तेरे को दिख रहे हैं, और 2 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ भी तो बना रखे होंगे। तो चारों बॉन्ड इस कार्बन के कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड है। हाइब्रिडेशन क्या सर, sp3 कार्बन है ये, और sp3 कार्बन होगा तो तू बोल देगा ये नॉन एरोमेटिक है। समझ में आ गई बात? तो एरोमेटिक को कैसे पहचानना है, फोन नंबर क्या है उसका, 2 6 10। ठीक है, एंटी एरोमेटिक का फोन नंबर क्या है, 4 8 12। और नॉन एरोमेटिक को कैसे पहचाने का सर, कोपचा खाली होगा, यानी तू बोल सकता है sp3 कार्बन अगर तेरे को दिख गया तो तूने बोल दिया कि ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, बाकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, एरोमेटिक की होती है, फिर नॉन एरोमेटिक की होती है। सबसे कम स्टेबल कौन होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, अब देख ये तेरा बेंजीन है, ये तेरा बेंजीन है। देख एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड इसके पास है। और एक डबल बॉन्ड को अपन कितने गिनते हैं, 2 काउंट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि डबल बॉन्ड को, नेगेटिव चार्ज को और लोन पेयर को अपन क्या काउंट करते हैं, 2 काउंट करते हैं। तो यहाँ पर देख 2 इसको काउंट करूंगा, 2 इसको काउंट करूंगा, 2 इसको काउंट करूंगा, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए सर। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए सर। 6 फोन नंबर किसका है, 6 फोन नंबर किसका है सर, एरोमेटिक का है। तो कहीं ना कहीं बेंजीन तेरा क्या हो गया सर, एरोमेटिक हो गया। बेंजीन तेरा क्या हो गया सर, एरोमेटिक हो गया। यहाँ पर फोन नंबर कितना है, 6। इसकी बात करें अपन, देख एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। और हमको पता है एक डबल बॉन्ड को अपन 2 काउंट करते हैं, 2 काउंट करते हैं, 2 काउंट करते हैं। यहाँ पर भी तेरा कितना आ गया, 6 आ गया। 6 आ गया मतलब तेरा कहीं ना कहीं क्या आ गया, एरोमेटिक आ गया। यहाँ पर अपन बात करें, 2 इसको काउंट करूंगा, 2 इसको काउंट करूंगा, 2 इसको काउंट करूंगा, 2 इसको काउंट करूंगा, 2 इसको काउंट करूंगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर, फोन नंबर क्या आ गया, 10 आ गया। और 10 फोन नंबर देख किस में आ रहा है, ये भी किस में आता है, एरोमेटिक में आता है। तो ये भी तेरा क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। और इसको अपन बोलते हैं नेप्थलीन। 2 बेंजीन को अगर मैं फ्यूज करके चिपका दूं ना, वो क्या हो जाएगा, तेरा नेप्थलीन हो जाएगा। ठीक है, और जो बेंजीन है, बेंजीन की खोपड़ी में मैंने अगर CH3 यानी मिथाइल ग्रुप लगा दिया, वो तेरा क्या हो जाएगा, उसको तू बोलेगा टोइलीन। क्या बोलेगा सर, टोइलीन। ठीक है, अब देख ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। तो देख 2 2 2, तो यहाँ कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो जब तेरे पास
बेंजीन तेरे को दिख जाए ना, तूने सीधा बोल देना कि ये क्या है सर, एरोमेटिक है। बेंजीन तेरे को अगर दिख जाए तो तू सीधा डायरेक्टली बोल देना कि ये सर क्या है, एरोमेटिक है। ये सर क्या है सर, एरोमेटिक है। अगर तेरे को कम से कम एक बेंजीन भी दिख जाए ना, तूने बोल देना कि ये सर क्या है, एरोमेटिक है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं बाइफिनाइल। यहाँ पर जो तेरे दो बेंजीन है ना, वो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये भी तेरा क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जितने भी एरोमेटिक आए ना, ये जो चार एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये जो चारों एरोमेटिक है ना, इन सब में तेरे को बेंजीन तो कॉमन दिख रही है। देख बेंजीन तो सब में है, इसमें भी बेंजीन है, इसमें भी बेंजीन है, इसमें देखिए बेंजीन है, इसमें भी बेंजीन है। बेंजीन तो सब में दिख रही है। तो ये ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स है जिनमें बेंजीन प्रेजेंट है। तो इसको मैं किस में रखूंगा सर, बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। किस में रखूंगा, बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। तो क्या सर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर होगा तो क्या उसमें बेंजीन होना पक्की बात है क्या, उसमें क्या बेंजीन होगा ही होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर बेंजीन हुआ तो तू बोल देगा बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पर अगर एरोमेटिक हो रहा हो, ठीक है, पर उसमें बेंजीन ना प्रेजेंट हो, तब जाके तू क्या बोल देगा, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मैं तेरे को यहाँ पर एग्जाम्पल कराता हूँ। इसको अपन बोलते हैं फुरान, इसको अपन बोलते हैं फुरान। तो देख, डबल बॉन्ड को दो मानते हैं, डबल बॉन्ड को दो मानते हैं, और लोन पेयर को कितना मानते हैं, दो मानते हैं। अब यहाँ पर इस वाले लोन पेयर को मत काउंट कर देना, एक टाइम पे अपन एक ही काउंट करने वाले हैं, एक टाइम पे अपन एक ही काउंट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 अपना किस में आता है, एरोमेटिक में आता है। मतलब ये भी अपना एरोमेटिक आ गया। मतलब फुरान अपना एरोमेटिक है। यस सर, पर यहाँ पर क्या तेरे को बेंजीन रिंग दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। मतलब ये अपना कैसा एरोमेटिक है, ये तेरा नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये सब कहाँ पर आएगा, ये सब तेरा यहाँ पर आएगा, इस वाले पॉइंट में, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, सिमिलरली इसकी बात करें, इसको अपन पाइरोल बोलते हैं। देख, दो इसको काउंट करूंगा, दो इसको काउंट करूंगा, और दो इस लोन पेयर को काउंट करूंगा। यहाँ पर भी तेरा कितना आ गया, 6 आ गया। और 6 में तू क्या बोलता है, एरोमेटिक बोलता है। ये भी तेरा एरोमेटिक हो गया। ठीक है, पर यहाँ पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, यानी तू इसको क्या बोल देगा, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वैसे सिमिलरली देख, यहाँ पर 2 2 2, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 6 आ गया। 6 में तू क्या बोलता है, एरोमेटिक बोलता है। इसको अपन बोलते हैं थियोफीन, इसको तू बोलता है थियोफीन। ठीक है, तो तेरा फुरान, तेरा पाइरोल, तेरा थियोफीन, ये तीनों कहीं ना कहीं एरोमेटिक तो है, पर इनमें बेंजीन प्रेजेंट नहीं है। तो तू इसको कौन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में डालेगा, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी ये बात मैंने आपको बता रखी है कि दो बेंजीन को अगर तू फ्यूज करके चिपका दे तो इसको अपन बोलते हैं नैप्थलीन। नैप्थलीन मतलब, याद है जो अपन कपड़ों के बीच में छोटी सफेद कलर की गोली डाल देते हैं, वो नेप्थलीन बॉल्स होती हैं। जब हम टॉयलेट करने जाते हैं, सुसु करने जाते हैं, तो वहाँ पर जो जो होता है, वहाँ पर सफेद सफेद गोली डाली रहती है, तो वो सब क्या होती है, नेप्थलीन बॉल होती है, उनसे खुशबू निकलती है। तभी तो मैं जानता हूँ कि बेंजीन के पास कैसी स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के पास भी क्या होती है सर, प्लीजेंट स्मेल होती है। मैंने तेरे को पहले ही बता रखा था। तो नेप्थलीन बॉल्स हैं तो प्लीजेंट स्मेल होगी, तभी तो वहाँ पर बदबू ना आ जाए टॉयलेट करते टाइम, तो वहाँ पर वो डाली जाती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब अपन बात करते हैं, इसको अपन बोलते हैं एंथ्रासीन। अगर देख, अगर सिर्फ एक बेंजीन है तो तू उसको बेंजीन ही बोलेगा, पर दो बेंजीन को चिपका दिया जाए तो उसको बोल देगा नेप्थलीन। अगर 3 बेंजीन को चिपका दिया जाए तो बोल देगा उसको एंथ्रासीन। ठीक है, एंथ्रासीन। और तेरे को कहीं ना कहीं एक बेंजीन भी दिख जाए ना, तूने सीधा बोल देना एरोमेटिक। तेरे को क्योंकि पता है बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तेरे को अगर सिर्फ एक बेंजीन भी दिख जाए किसी कंपाउंड में, तो सीधा बोल देना कि वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो ये भी तेरा एरोमेटिक है, ये भी तेरा एरोमेटिक है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, ये क्या अपना ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन नहीं सॉरी ट्रोपोन। क्या ये तेरा ट्रोपोन। तो देख, डबल बॉन्ड को अपन क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। तो 2 और 2 2 4 और 2 6 और 2 8, तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया। पर तेरे को ऐसा नहीं खेलना भाई, तूने यहाँ पर गलती कर दी भाई, तूने यहाँ पर गलती कर दी। जो तू डबल बॉन्ड तो काउंट कर रहा है ना, वो तो सिर्फ रिंग के अंदर कर सकता है, रिंग के बाहर मत करना कभी भी, रिंग के बाहर मत करना। तो इसको काउंट मत कर देना, तो सिर्फ इसको काउंट करेगा, इसको काउंट करेगा, इसको काउंट करेगा। तो 2 2 4 और 2 6, तो यहाँ पर तेरा फोन नंबर 6 आया। और 6 में तू क्या बोलता है, एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है क्या ये? यस सर, ये तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। पर क्या यहाँ पर बेंजीन प्रेजेंट है? नहीं सर। तो इसको मैं किस में डालूंगा, नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, अब इसकी अपन बात करते हैं।
ठीक है। अब आपने बताया था सर, आपने बताया था कि अगर एक भी बेंजीन दिखी तेरे को, अगर सर आपको एक भी बेंजीन दिखी आपने सीधा एरोमेटिक बोल देना है। तो यहाँ पर सर मुझे बेंजीन दिख गई, मैंने एरोमेटिक बोल दिया। अरे मेरे भाई अपने चश्मे को पकड़ और अपने आंखों में लगा और ध्यान से देख, जो तूने बेंजीन समझी है वो क्या बेंजीन है? बेंजीन के पास कितने कार्बन होते हैं सर? 6 कार्बन होते हैं। यहाँ पर देख कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या तेरी बेंजीन है भाई? बेंजीन थोड़ी है ये, तो ध्यान से देखना है बिल्कुल, ठीक है। कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि यार ये तो बेंजीन लग रही है, पर ये बेंजीन नहीं है, ये अपनी बेंजीन नहीं है सर, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अब सारा काउंट करना पड़ेगा। 2 2 4 2 10 2 12, सॉरी 2 2 4 2 10। अभी क्या क्या कर रहा हूँ मैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो यहाँ पर 10 आ रहा है, तो 10 फोन नंबर तेरा किस में आता है सर? एरोमेटिक में आता है। तो ये भी क्या अपना एरोमेटिक है। पर क्या यहाँ पर तू ऐसा बोलेगा इसको कि ये बेंजीनोइड एरोमेटिक है? नहीं सर, यहाँ पर बेंजीन प्रेजेंट नहीं है। इसको तू बोलेगा ये एरोमेटिक तो है पर नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक है। यहाँ पर तूने बोल दिया नॉन बेंजीनोइड। और इसका नाम भी याद रखना, इसको बोलते हैं अपन एजुलीन, इसको बोलते हैं अपन एजुलीन। ये सारे एनसीईआरटी के नाम है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं सारे स्ट्रक्चर अलग अलग चैप्टर में, तो ऐसे मत समझना ये एनसीईआरटी के बाहर का है, ठीक है। अब आगे अपन चलते हैं, इसको अपन बोलते हैं पिपरीडीन। क्या बोलते हैं? पिपरीडीन, ठीक है। सर यहाँ पर देखो कोपचा खाली है, यानी सर sp3 कार्बन मिल गया मुझे। तो यहाँ पर तो मैं सीधा बोल दूंगा कि ये तो क्या है अपना नॉन एरोमेटिक है। ये तो सर अपना क्या है? नॉन एरोमेटिक है। ये तो एरोमेटिक ही नहीं है, ये तो एरोमेटिक ही नहीं है सर, ठीक है। अपन इसकी बात करें, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया ऊपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख 2 काउंट करूंगा, इसको 2 काउंट करूंगा और इसको क्या करूंगा? 2 काउंट करूंगा, टोटल 6 आ जाएगा। 6 में अपना क्या आता है सर? एरोमेटिक आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना जो थियोफीन है ये एरोमेटिक है? यस सर, ये तो एरोमेटिक है। पर क्या ये बेंजीनोइड है? नहीं, ये बेंजीनोइड नहीं है, क्योंकि इसमें बेंजीन प्रेजेंट नहीं है। तो ये अपना कैसा एरोमेटिक है? ये अपना नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। पर फिर भी आपको अगर तसल्ली नहीं मिली अभी भी, और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना है और बहुत डिटेल में इसमें समझना है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं वो भी अपने को देखना है, तो आप जीओसी का लेक्चर नंबर 2 रिफर कर सकते हो। आपको मजा ही आने वाला है। ये देख, ये लड़का भी क्या हो गया? खुश हो गया। लड़का भी क्या हो गया? खुश हो गया, क्योंकि बिल्कुल अब उसको अच्छे से समझ में आ गया और कहीं पे भी कोई दिक्कत उसको नहीं आई। तो आपने अगर अच्छे से समझ लिया ना, तो आप ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ सकते हो, ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ सकते हो। और यहाँ पर देख कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है यार एनसीईआरटी ने कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है। जो बेंजीन रिंग होती है ना, वो क्या होती है? हाईली अनस्टेबल, सॉरी वो हाईली क्या होती है? अनसैचुरेटेड होती है, क्योंकि उसके पास 3 पाई बॉन्ड है। मैंने आपको बताया था अनसैचुरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड। तो बेंजीन के पास तो 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो हाईली अनसैचुरेटेड होगी कि नहीं होगी? होगी। तो वो हाईली अनसैचुरेटेड है, तो उसको तो बहुत लीस्ट स्टेबल होना चाहिए था। क्योंकि देख, एल्केन तेरे पास है, ये अब तेरा एल्केन हुआ, ये तेरा एल्कीन हुआ, ये तेरा एल्काइन हुआ। एल्केन के पास 0 पाई बॉन्ड, एल्कीन के पास 1 पाई बॉन्ड, एल्काइन के पास 2 पाई बॉन्ड। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता था, हमने पढ़ लिया। एल्केन सबसे ज्यादा स्टेबल होता था और एल्काइन सबसे कम स्टेबल होता था। मतलब जैसे जैसे तेरे पाई बॉन्ड बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे तेरी स्टेबिलिटी क्या हो रही है? घटती जा रही है। तभी तो एल्काइन के पास 2 पाई बॉन्ड हो गए थे, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे कम थी एल्काइन की। पर जो बेंजीन है ना तेरा, बेंजीन जो तेरा है उसके पास तो सर 3 पाई बॉन्ड हो गए, उसके पास तो एल्काइन से भी ज्यादा पाई बॉन्ड है। तो ये तो एल्काइन से भी कम स्टेबल होना चाहिए था, पर ये तो सर बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। तो यहाँ पर रीजन क्या आता है? क्योंकि ये क्या है सर? एरोमेटिक है। ये क्या है सर? एरोमेटिक है। एरोमेटिक होने के कारण कहीं ना कहीं ये क्या हो गया सर? जो अपना बेंजीन है वो क्या हो गया? हाईली स्टेबल हो गया। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, देख ध्यान से पढ़, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? बेंजीन रिंग इज हाईली अनसैचुरेटेड, ठीक है। बेंजीन रिंग क्या है? हाईली अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड है। फिर आगे लिखा हुआ है, बट इन मेजोरिटी ऑफ द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स द अनसैचुरेशन ऑफ बेंजीन रिंग इज रिटेन। रिटेन मतलब वैसा का वैसा ही रहता है। जो अनसैचुरेशन है ना, वो वैसे का वैसे ही रहता है, वो टूटता नहीं है। हमने जब एल्कीन की रिएक्शन देखी थी, तो इसमें क्या हो रहा था? इसका एक सिग्मा बॉन्ड है और एक इसमें पाई बॉन्ड था। तो मैंने बताया था आपको, जो पाई बॉन्ड होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं। तो वीक बॉन्ड जो होता था वो टूट जाता था, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आता था, तो ये सिंगल बॉन्ड बन जाते थे। क्योंकि देख, ये कम स्टेबल है और अपने को पता है ये ज्यादा स्टेबल है, तो कोई कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्टेबल ही होना चाहेगा ना। तो जो एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहते हैं, तो उसने अपना पाई बॉन्ड तोड़ दिया था और इलेक्ट्रोफाइल आता था, तो वो सिंगल बॉन्ड की तरफ चले जाते थे, वो एल्कीन की तरफ शिफ्ट हो जाते थे।
ठीक है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी कोई भी चाहता है कि अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए यार। तो एल्कीन चाहते थे हम एल्केन के जैसे बन जाए, एल्काइन भी चाहते थे हम एल्केन के जैसे बन जाए। पर यहाँ पर देख 3 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या ये पाई बॉन्ड टूट जाएंगे क्या? अरे क्यों टूटेंगे भाई, ये ऑलरेडी स्टेबल है। यहाँ पर बॉन्ड इसलिए टूटते थे ना एल्कीन और एल्काइन में, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए, वो एल्केन बनना चाहते थे। पर यहाँ पर तो कहीं ना कहीं जो अपनी बेंजीन है वो ऑलरेडी इतनी हाईली स्टेबल है, तो वो अपने जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड है उनको क्यों तोड़ेगा, क्यों तोड़ेगा? तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है सर, जो अनसैचुरेशन ऑफ बेंजीन रिंग है वो तेरी रिटेन रहने वाली है, वो टूटने वाली नहीं है। बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आगे तुम पढ़ोगे, however there are examples of aromatic hydrocarbons which do not contain a benzene ring but instead contain other highly unsaturated ring। तो ये वही बात है कि क्या कोई तेरे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो उसमें क्या बेंजीन रिंग होना कंपलसरी है? नहीं सर, हमने अभी और भी तो देखे बहुत सारे, हमने बहुत सारे ऐसे क्या देखे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखे जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं थी, पर उनमें हाईली अनसैचुरेशन भी था, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर तेरे पास कहीं ना कहीं क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा तो उसमें कंपलसरी नहीं है कि उसमें सिर्फ बेंजीन रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, ठीक है। तो वही बात ये लिखी हुई है तेरे पास। फिर आगे तेरे को क्या पढ़ना है, ये पैराग्राफ पढ़ना है, और ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं, ये सब तेरे को अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तेरे को कहीं पे भी बेंजीन दिख जाए, 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 तूने बोल देना है कि सर ये क्या है, अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, ये ज्यादा अच्छा नाम इसके लिए हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर बेंजीन, टोइलिन, नेप्थलीन और बाइफिनाइल अपने क्या हो गए, बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गए। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया ये टॉपिक, अपने को कहीं पे भी कोई दिक्कत अपने को नहीं हुई, अपना लड़का बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हुए चल रहा है। और अब आपके पास असर्शन रीजन भी क्वेश्चन आएंगे ना, आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएंगे, तो वो एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। और अगर तेरे कंसेप्ट क्लियर है ना तो तू उसको बिल्कुल जैसे बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करता है ना, तो तू वहां पर कंसेप्ट लगा के केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकता है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। तो सर ये तो मैंने आपको जीओसी में ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं अपन, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी अपन जीओसी में कंप्लीट कर चुके हैं, पर जितना यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखा है वो अपन पढ़ लेते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो देख, जो बेंजीन का कॉमन नेम है, ये अपनी बेंजीन है सर, ये अपनी बेंजीन है, ठीक है। तो बेंजीन का कॉमन नेम क्या होता है, बेंजीन ही होता है। बेंजीन का कॉमन नेम क्या होता है, बेंजीन ही होता है, ये मैंने लिख दिया। तो बेंजीन का अगर तेरे को क्या लिखना होगा, आईयूपीएसी नेम लिखना होगा, तो तू कैसे लिखेगा, देख सबसे पहले क्या लिखेगा, साइक्लो, ठीक है सर, साइक्लिक रिंग है तो मैंने साइक्लो लिख दिया। फिर अपने 6 कार्बन है तो मैंने हेक्स लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गई। फिर अपने 3 कहीं ना कहीं क्या है, 3 तेरे पास डबल बॉन्ड भी तो है, तो तूने लिख दिया ट्राई इन, तो ये तेरा क्या हो गया, साइक्लो हेक्स ट्राईइन, ये तेरा आईयूपीएसी नेम हो गया, किसका बेंजीन का। पर ये होना तो चाहिए, अगर मैं कायदे से रूल्स फॉलो करूं तो साइक्लो हेक्स ट्राईइन तो होना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं जो बेंजीन का आईयूपीएसी नेम होता है ना, वो भी बेंजीन ही होता है भाई, बेंजीन ही होता है। मतलब बेंजीन वाले क्षेत्र में, बेंजीन में कहीं ना कहीं जो उसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम बेंजीन ही था, उसी को अपन आईयूपीएसी नेम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर अपन साइक्लो हेक्स ट्राईइन ना बोलते हुए इसका आईयूपीएसी नेम भी अपन क्या बोलने वाले हैं, बेंजीन ही बोलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वही बात लिखी है मैंने कि अगर आईयूपीएसी रूल्स फॉलो होते तो इसका नेम्स क्या हो जाता, साइक्लो हेक्स ट्राईइन हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको जीओसी में ऑलरेडी बता रखी है, ये अपनी बेंजीन बन रखी है, ये अपनी बेंजीन बन रखी है ब्लू कलर से, ठीक है। अब देख, इसके कहीं पे मैं हाइड्रोजन को हटा के कोई ग्रुप लगा देता हूँ, ठीक है। कहीं पे मैं हाइड्रोजन को हटा के एक ग्रुप लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि बेंजीन के पास 6 कार्बन है और हर कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को हटा के मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ग्रुप लगा दिया, तो उसके जो बगल के कार्बन है ना, उनमें जो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो तेरा क्या हो गया, ऑर्थो हो गया। तो ए वाले क्या हो गए सर, ऑर्थो हो गए। उसके बगल वाले, ऑर्थो के बगल वाले जो बी वाले हो गए, वो तेरा हो गया मेटा, उनको बोलते हैं। और जो सीधा ग्रुप के अपोजिट हो वो तेरा क्या होता है, पैरा पोजीशन होती है। क्या होती है सर, पैरा पोजीशन होती है। तो मैंने तेरे को बेंजीन में 3 पोजीशन जो होती है उनके बारे में समझा दिया। तो देख, अगर तेरे पास ये बेंजीन है,
और ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है जैसे NO2, तो ये वाली जो पोजीशन है ए वाली, ये तेरी क्या हो गई, ऑर्थो हो गई। ये जो तेरी पोजीशन है बी वाली, ये तेरी क्या हो गई, मेटा हो गई। और ये जो तेरी पोजीशन है सी वाली, ये तेरी क्या हो गई, पैरा पोजीशन हो गई। तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन में तेरे को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना, तेरे को अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अब ध्यान से देख, यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। मोनो का मतलब वन, मोनो का मतलब एक। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपन सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, मतलब जो बेंजीन है ना, बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर अपन कुछ लगाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रही थी, तो मेरे को सिर्फ बेंजीन में एक क्लोरीन लगाना है। ठीक है, तो देख बेंजीन का जो ऊपर वाला कार्बन है ना, सबसे ऊपर वाला ये वाला कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं क्लोरीन लगा दूं, ठीक है, तो ये अपना मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, पर अगर मैं इस वाले कार्बन पे लगाता, बगल वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, तो ये ऐसा बन जाता। ठीक है, फिर मैं कहीं ना कहीं इस वाले कार्बन पे लगाता, तो ये ऐसा बन जाता। तो ऐसे करके मैं क्या 6 प्रोडक्ट बना दूंगा, क्या मैं 6 प्रोडक्ट बना दूंगा? तो 6 प्रोडक्ट बना तो देगा, पर वो सब एक ही है यार, वो सब एक ही है, उनका मतलब एक ही है भाई। तो तेरे को यहाँ पर 6 प्रोडक्ट नहीं बनाने, तेरे को यहाँ पर एक प्रोडक्ट ही बनाना है। यहाँ पर सिर्फ तेरा एक प्रोडक्ट ही बनने वाला है। ठीक है, अगर तू मोनो सब्स्टिट्यूशन करेगा ना किसका, बेंजीन का, तो तेरा सिर्फ एक प्रोडक्ट ही बनने वाला है। क्योंकि तू क्लोरीन चाहिए यहाँ पर भी लगा देता, यहाँ पर भी लगा देता, तो कहीं ना कहीं वो इसी का, उसका मतलब यही है कि तू यही है वो, मतलब वो अलग कंपाउंड नहीं बन गया, वो अलग स्ट्रक्चर नहीं बन गया, वो यही है। ठीक है, तो तू 6 बार एक ही चीज को क्यों बनाएगा? तो एक ही बनाएगा ना। तो यहाँ पर अगर तेरा बेंजीन पे मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है ना, तो तेरा सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है। ध्यान रखना, कितना प्रोडक्ट बनता है? एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, पर अगर तेरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तेरे को, मतलब तेरे को अगर डाई सब्स्टिट्यूशन कराना है, जैसे ये तेरा बेंजीन है, अब इसमें तेरे को दोनों क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कराना है, दोनों क्लोरीन चिपकाने हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन को हटा के तेरे को 2 क्लोरीन चिपकाने हैं। ठीक है, तो तू देख क्या क्या कर सकता है। ये तेरी बेंजीन है, देखो 2 क्लोरीन चिपकाने जैसे, तो तू देख ऐसे भी चिपका सकता है। ये क्लोरीन चिपका दिया तूने, ये क्लोरीन चिपका दिया तूने। ठीक है, तो ये तेरा क्या हो गया, जैसे तूने यहाँ से नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 और ये 6, तो तूने 1 और 2 पोजीशन में क्या चिपका दिया, क्लोरीन चिपका दिया। 1 और 2 पोजीशन में क्लोरीन चिपका दिया तूने। ठीक है, पर तू अगर यहाँ पर ऐसा भी तो कर सकता था कि देख, कि तूने यहाँ पर चिपका दिया और एक तूने कहाँ पर चिपका दिया, यहाँ पर चिपका दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देख, अब नंबरिंग अगर यहाँ से करे 1 2 3 4 5 6, तो तूने यहाँ पर 1 और 6 पोजीशन में क्या चिपका दिया, क्लोरीन चिपका दिया। ठीक है, मतलब जो तूने डाई सब्स्टिट्यूशन किया है ना, वो तूने यहाँ पर 1 2 पोजीशन में किया या फिर 1 6 पोजीशन में किया। तो अगर तू 1 2 और 1 6 पोजीशन में सब्स्टिट्यूट करेगा ना, तो इसको तू बोलेगा ऑर्थो। क्या बोलेगा तू इसको? ऑर्थो बोलेगा। क्योंकि मान ले तूने ये ग्रुप लगा दिया, ये तेरा ग्रुप है, तो ये देखिए कौन सी पोजीशन में लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन में लगा हुआ है। मान ले ये तेरा ग्रुप है, तो ये तेरा कौन सा पोजीशन में लगा हुआ है, तेरा ऑर्थो पोजीशन में लगा हुआ है। ठीक है, तो तू अगर 1 2 सब्स्टिट्यूशन करेगा और या फिर 1 6 सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो तेरा क्या हो जाएगा, तेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ऑर्थो बनेगा। क्या बनेगा सर? ऑर्थो बनेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखते हैं अपन। ये अपने पास क्या है, देख इसको मैं ग्रुप मान लूँ, तो ये अपना सब्स्टिट्यूटेंट है, तो ये अपना कौन सी पोजीशन में लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन में लगा हुआ है, तो इसको अपन बोलते हैं ऑर्थोजाइलीन। ऑर्थोजाइलीन। बेंजीन के पास सिर्फ एक CH3 होता तो उसको अपन टोइलिन बोलते हैं, पर बेंजीन के पास 2 CH3 लगे हुए हैं, इसको अपन जाइलीन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा जाइलीन होगा, ऑर्थोजाइलीन होगा, क्योंकि यहाँ पर तेरा जो CH3 है वो कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, तेरा ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। अब देख इसकी बात करें, इसको मैंने फिक्स कर दिया, ये तेरा मान लो ग्रुप है और ये तेरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये तीसरा जो लगा हुआ है ना अपना, ये कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, CH3, ये मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। ये अपनी ऑर्थो पोजीशन थी, ये मेटा पोजीशन थी, और ये पैरा पोजीशन थी। ये ऑर्थो पोजीशन थी, ये मेटा पोजीशन थी, ये पैरा पोजीशन थी, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो CH3 लगा हुआ है ये वाला, ये तेरा कौन सा पोजीशन पे लगा हुआ है, ये तो तेरा मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो तूने बोल दिया मेटाजाइलीन। यहाँ पर तो तेरा कौन सा पोजीशन पे लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, तूने बोल दिया पैराजाइलीन। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये तेरा क्या होता है, टॉइलिन होता है, कि बेंजीन के पास सिर्फ अगर एक CH3 लगाओ, एक मिथाइल ग्रुप लगाओ, तो उसको तो क्या बोलता है, टॉइलिन बोलता है। ठीक है, बाकी जैसे मैंने तेरे को डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में ये वाला ऑर्थो वाला बताया, वैसे ही तू अगर 1 और 3 पोजीशन में लगाएगा या और 1 और 5 पोजीशन पे तू अगर सब्स्टिट्यूट करेगा, तो तेरा मेटा प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर तू 1 4 पोजीशन में सब्स्टिट्यूट करेगा, तो तेरा पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे तूने यहाँ पर किया, देख
पैरा प्रोडक्ट क्या है, ये है ना। तो 1 2 3 4, तो 1 पे और 4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कर रखा है तूने CH3 को, तो तेरा कैसा प्रोडक्ट बन रहा है सर, पैरा प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर 1 3 पोजीशन पे करता, जैसे यहाँ पर करा 1 और 3 पोजीशन पे, तो तेरा कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, मेटा प्रोडक्ट बन रहा है, ये लिखा हुआ है मेटा प्रोडक्ट। अगर तू यहाँ पर भी करता 5 नंबर पे भी, तो 1 5 पे भी अगर तू करता तो तेरा कैसा प्रोडक्ट बनता सर, तेरा मेटा प्रोडक्ट बनता। देखिए ये लिखा हुआ है मैंने। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देख, पोजीशन आइसोमर्स फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मेरे पास बेंजीन थी, उसका मैंने डाई सब्स्टिट्यूशन किया, तो यहाँ पर तूने देख लिया कितने पोजीशन आइसोमर बन रहे हैं भाई, कितने पोजीशन आइसोमर बन रहे हैं, 1 2 3, एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा, तेरे 3 पोजीशन आइसोमर बन जाएंगे। इसका आंसर तेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पोजीशन आइसोमर कैसे होते हैं, कैसे पहचानते हैं अपन, ये मैंने तेरे को ऑलरेडी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जब GOC में पढ़ाया था, तो वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से डिटेल में तेरे को समझा रखा है, ठीक है। बाकी ये जो मैंने आपको पढ़ाया, आप इसकी रीडिंग भी कर सकते हो, ये NCERT में दे रखा है। बाकी ये सब मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको NCERT का एक एक शब्द अच्छे से समझा पा रहा हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। अब हम आते हैं NCERT में, यहाँ पर एक अपने को ये ग्रीन कलर का एक चार्ट जैसा दे रखा है, तो इसको अपन देखते हैं कि इसमें से कुछ बातें निकाल के पढ़ते हैं कि इसमें से अपने को क्या क्या बातें पता होनी चाहिए इस टेबल में से। इसको आपको पूरा रीड ही नहीं करना, ये पूरी कहानी लिखी हुई है, बिल्कुल काम की बात नहीं है कुछ भी। इसमें से 2-3 काम के पॉइंट्स मैंने आपके लिए निकाल के रख दिए कि यहाँ पर एक साइंटिस्ट आता है जिसकी फोटो यहाँ पे चिपकी हुई है। सर ये बिल्कुल दाढ़ी वाला जो आदमी है, इसका नाम है सर कैलुके। क्या नाम है इसका, कैलुके नाम है सर इसका। क्या नाम है इसका, कैलुके नाम है इसका, ठीक है। क्या नाम है इसका, कैलुके नाम है सर इसका। ये कब पैदा हुआ था, ये पैदा हुआ था 1829 में। 1829 का साल था जब कौन पैदा हुआ सर, कैलुके पैदा हुआ। और ये कैलुके, इसने बेंजीन में इतने अच्छी बातें बताई। आगे हम पूरी कहानी देखने वाले हैं कि कैलुके ने पूरा क्या खेल खेला है सर, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पर फिलहाल ध्यान इतना रखना कि जो कैलुके है वो कब पैदा हुआ था सर, 1829 में पैदा हुआ था, ठीक है। इसने 2 खेल खेले, 2 बातें इसने बताई। इसने पहली बात ये बताई कि जो अपने कार्बन एटम्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से ज्वाइन कर सकते हैं टू फॉर्म चेन्स बनाने के लिए वो एक दूसरे से ज्वाइन कर सकते हैं कार्बन एटम्स, ठीक है। दूसरी बात इसने क्या बताई, इसने क्या दिया, डायनामिक स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन। जो बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हम पढ़ते हैं ना, ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये किसने दिया था सर, किसने दिया था, ये अपना कैलुके साहब ने दिया था। किसने दिया था, कैलुके साहब ने दिया था, इसने दिया था सर, ठीक है। और यही बंदा था जिसने डिस्क्राइब किया बेंजीन के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो आज के बाद बेंजीन का जब जब नाम आएगा उसके बाद तेरे को एक साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए। कौन है सर, वो है तेरा कैलुके साहब, कैलुके, ठीक है। अब देख, जब कैलुके का जो खेल हुआ था ना, उसके 100 साल बाद की बात चल रही है। जब इसने अपना बेंजीन के बारे में सब कुछ बता दिया, उसके 100 साल बाद की बात चल रही है ना, जब कहीं ना कहीं कैलुके की सेंचुरी सेलिब्रेशन चल रही थी। सेंचुरी मतलब जब हम 100 रन मार देते हैं तो सेंचुरी हो जाता है, ठीक है। तो जब सेंचुरी सेलिब्रेशन चल रही थी ना कैलुके की, तो वहां पर साइंटिस्टों ने क्या डिसाइड किया, क्योंकि कैलुके तो तब तक क्या हो चुका था, भगवान को प्राप्त हो चुका था, मतलब उसकी डेथ हो चुकी थी। पर जब यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा था और जो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जितने भी पॉलीबेंजीनोइड स्ट्रक्चर है, पॉलीबेंजीनोइड स्ट्रक्चर मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बेंजीन तेरा प्रेजेंट हो, ठीक है। बहुत सारे बेंजीन प्रेजेंट होते हैं, फिर वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। वो क्या होता है, तेरे पॉलीबेंजीनोइड स्ट्रक्चर। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, पॉली मतलब मैनी बेंजीनोइड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जितने भी पॉलीबेंजीनोइड स्ट्रक्चर थे ना, साइंटिस्टों ने बोला कि हम कैलुके की याद में क्या कर सकते हैं कि जितने भी पॉलीबेंजीनोइड स्ट्रक्चर हैं उनको आज के बाद क्या बोलेंगे, हम कैलकुलिन्स बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं सर, कैलकुलिन्स बोलने वाले हैं, क्योंकि उनको भी पता है जो बेंजीन का स्ट्रक्चर हमको आज की डेट में पता है ना, वो सब किसकी मेहरबानी है सर, वो सर कैलुके सर की मेहरबानी है, ठीक है। तो जितने भी पॉलीबेंजीनोइड स्ट्रक्चर्स होंगे उनको अपन क्या बोलने वाले हैं, कैलुकिन्स बोलने वाले हैं, कैलुकिन साहब की याद में। बिल्कुल तय हो गया, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो देख, बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो बेंजीन को किसने डिस्कवर किया, यानी किसने आइसोलेट किया। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट आता है, कौन है सर, माइकल फैराडे। कौन है सर, माइकल फैराडे। कब हुआ सर, ये 1825 में, कि बेंजीन को क्या किया इसने, आइसोलेट किया, डिस्कवर किया,
ठीक है। पर उस टाइम बेंजीन का स्ट्रक्चर हमको पता नहीं था। ये तो पता था कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, पर ये नहीं पता था कि इसको अपन ऐसे बनाने वाले हैं, इसको अपन ऐसे बनाने वाले हैं। ये जो खेल बताया, ये बताया कैलुके ने। पर जो डिस्कवर किया था सर, जो डिस्कवर किया था वो 1825 में डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने। किसने सर? माइकल फैराडे ने। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का कितना होगा सर? C6H6 होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, बेंजीन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तुझे निकालना है, तो यहाँ पर मैंने वापस क्या लिखा हुआ है सर? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तुझे अगर निकालना सीखना है और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो तू GOC के लेक्चर नंबर 3 को रिफर कर सकता है। वहां पर तेरे को बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को भी मिलेगा और तू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अच्छे से निकाल सकता है। तो यहाँ पर देख, लड़का खुश हो गया, लड़का तेरा खुश हो गया। पर तेरे को यहाँ पर मैं जल्दी से समझा दूं, अगर छोटी सी चीज ऐसी बता दूं कि तेरे को वो चैप्टर भी रिफर ना करना पड़े और तू यहाँ पर अगर समझना चाहता है यहीं पे, तो मैं तेरे को इतना बता दूं, जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है ना, इसमें तेरे पाई बॉन्ड होते हैं काउंट, प्लस तेरी रिंग काउंट होती है। क्या काउंट होती है? रिंग काउंट होती है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में पाई बॉन्ड प्लस रिंग होता है सर, पाई बॉन्ड प्लस रिंग होता है। ठीक है सर, तो बेंजीन की अगर बात करें, ये अपना बेंजीन है सर, ये अपना क्या बेंजीन है तेरा, तो बेंजीन में सर 3 पाई बॉन्ड है और 1 रिंग है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 3 + 1 कितना हो गया सर? 4 हो गया। तो बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है सर? 4 होता है। कितना होता है बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 4 होता है सर। तो यहाँ पर देखो कितना ज्यादा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है यार बेंजीन का। ठीक है सर, ठीक है। बाकी तेरे को अगर डिटेल में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना सीखना है ना, तो तू GOC का लेक्चर नंबर 3 को रिफर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है, बेंजीन का जो अनसैचुरेशन है वो ज्यादा होता है किससे? एल्केन से, एल्कीन से और एल्काइन से। क्योंकि देख बेंजीन ये रखा मैंने, यहाँ पर मैंने रख दिया एल्काइन, यहाँ पर मैंने रख दिया एल्कीन, यहाँ पर मैंने रख दिया एल्केन। ठीक है, यहाँ पर तेरा ये है तेरा बेंजीन, ये तेरा एल्काइन, ये तेरा एल्कीन, ये तेरा एल्केन। एल्केन के पास 0 पाई बॉन्ड, एल्कीन के पास 1 पाई बॉन्ड, एल्काइन के पास 2 पाई बॉन्ड और बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पर कितना हो गया सर? 4 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? सिर्फ 2 ही रह गया। यहाँ पर कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 0 हो गया। तो तुझे पता है कि सबसे ज्यादा जो तेरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, NCERT जो बोलती है वो बोलती है कि बेंजीन का है। वो यहाँ पर मैंने तेरे को दिखा भी दिया और समझा भी दिया कि ऐसा वो क्यों बोलती है, तो तेरे को अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैं उम्मीद करता हूँ तेरे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा और जितना मैंने तेरे को अभी तक पढ़ाया है ना, वो तुम्हें अच्छे से समझ में लिया होगा और तेरे को बिल्कुल मजा आ रहा होगा लेक्चर करते हुए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जा रहे होंगे। तो आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं ना, तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नीट के एग्जाम में नहीं आने वाली। आपका बिल्कुल स्मूथली पूरा निकल जाएगा और आपने अगर सारे लेक्चर्स बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से देखे हुए और जितने में क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो प्रैक्टिस भी आपने किए हुए हैं ना, और ये लेक्चर्स को आपने अच्छे से देखा हुआ है और आपने रिविजन भी साथ ही साथ करते जा रहे हो, तो आपका नीट 2025 में आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा कि आपको ऐसा लगे कि ये सर नया क्वेश्चन है, क्योंकि सारे क्वेश्चन NCERT से ही आते हैं। ये फिक्स बात है, पक्की बात है। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया वो बिल्कुल मोर देन सफिशिएंट है यार, क्योंकि NCERT ही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। NCERT का एक एक शब्द मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी शब्द आपके लिए छोड़ नहीं रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी अब हम पढ़ेंगे सर बेंजीन की कहानी। यहाँ से खेल स्टार्ट होता है, बिल्कुल मजा आने वाला है, कहानी की तरह चलेगा, अपना कहानी की तरह चलेगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने को बेंजीन के बारे में जानने को मिलेंगी जो हमको आज के पहले पता नहीं थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सर बेंजीन की कहानी और बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो बेंजीन होता है ना अपना, तो बेंजीन के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है सर, बेंजीन का जो उसका स्टेबिलिटी है वो बहुत अनयूजुअल है और इस चक्कर में कहीं ना कहीं हुआ क्या ना, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनना चाहिए था उसको बनने में बहुत टाइम लग गया साइंटिस्टों को। तो जो साइंटिस्ट हैं उनको बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बेंजीन है ना उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ के चक्कर में और उसका जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही अनयूजुअल है यार, बहुत अनयूजुअल है। इस चक्कर में साइंटिस्टों को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बेंजीन का स्ट्रक्चर तैयार करने में। तो ये बात मुझे पता है सर। जो बेंजीन है अपना वो आइसोलेट कब हुआ था? 1825 में हुआ था और किसने किया था सर? माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, बाकी जो अपना बेंजीन का स्ट्रक्चर तैयार हुआ ना वो कब हुआ सर? 1865 में। और ये किसने किया? कैकोले ने किया था। किसने किया था? कैकोले ने किया था।
ठीक है। मतलब सर डिस्कवर कब हो गया ये अपना बेंजीन? 1825 में हो गया था, पर जो इसका स्ट्रक्चर तैयार होके आया वो कब हुआ सर? 1865 में। मतलब पूरे 40 साल लग गए सर बेंजीन की डिस्कवरी से लेकर बेंजीन के स्ट्रक्चर बनने तक में, पूरे 40 साल लग गए। और 40 साल तो बहुत बड़ा पीरियड होता है सर। तो यहाँ पर जो अपना लड़का है वो भी बिल्कुल शॉक हो चुका है, उसने अपना हाथ को मुंह में रख दिया और वो बोल रहा है ओ माय गॉड, क्योंकि सर 40 साल तो बहुत ज़्यादा होता है यार। ठीक है, तो पूरे 40 साल लग गए बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने में, बेंजीन के स्ट्रक्चर बनाने में 40 साल लग गए। फाइनली 1865 में कैकुले ने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, अब देख आगे लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन। हमने चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन में, मैंने सबसे पहले एल्केन पढ़ा, फिर एल्कीन पढ़ा, फिर एल्काइन पढ़ा। ठीक है, तो ये मेरा एल्केन है, ये मैं एल्केन लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एल्कीन लिख देता हूँ और यहाँ पर मैंने लिख दिया एल्काइन, और इधर मैं लिख देता हूँ बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है सर? C6H6। एल्केन का जनरल फॉर्मूला मैंने पढ़ा था CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला मैंने पढ़ा था CnH2n, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला मैंने पढ़ा था CnH2n-2। ठीक है, तो अगर मैं बेंजीन का जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो देख जितने कार्बन है उतने हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन अगर n रखूं तो हाइड्रोजन को भी मुझे n रखना पड़ेगा। तो जो अपना बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो ना तो एल्केन के जनरल फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है, ना वो एल्कीन के जनरल फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है, और ना वो एल्काइन के जनरल फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो ना तो उसको अपन एल्केन में रख सकते हैं बेंजीन को, ना उसको एल्कीन में रख सकते हैं, ना उसको अपन एल्काइन में रख सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर एनसीईआरटी बोलती है कि जो हाइड्रोकार्बन है एल्कीन एल्कीन एल्काइन किसी के भी जनरल फॉर्मूला में फिट नहीं बैठ रहा बेंजीन। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। फिर आगे क्या बात लिखी हुई है? ठीक है, जो मैंने आपको एल्कीन टॉपिक पढ़ाया था, तो एल्कीन में मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, और ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में क्या होता है, जो अपनी एल्कीन होती है ना वो किसके साथ रिएक्ट करती है? ओजोन के साथ रिएक्ट करती है। तो बीच में उसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, उसको अपन बोलते हैं ओजोनोइड। तो उसमें एक इंटरमीडिएट बीच में बनता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? ओजोनोइड बोलते हैं। तो ओजोनोइड कैसा होता है? ऐसा घर जैसा होता है, घर जैसा। ये घर बनाया मैंने, इसमें 3 तुमको क्या लगाने हैं? ऑक्सीजन लगा देने होते हैं। 3 तुमको क्या लगाने होते हैं? ऑक्सीजन लगाने होते हैं। ठीक है, और वो तू ऐसे भी लगा सकता है, इधर उधर भी लगा सकता है। ठीक है, मतलब एक घर बनाया तूने, उसमें तूने 3 ऑक्सीजन लगा दिए, तो वो तेरा क्या होता है? ओजोनोइड होता है। तो जब मैंने आपको एल्कीन टॉपिक पढ़ाया था वहाँ पर मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ाई थी मैंने आपको, और वहाँ पर मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। तो एल्कीन ने जब ओजोन के साथ रिएक्ट किया था तो वहाँ पर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता था, उसको अपन ओजोनोइड बोलते थे। तो ये तेरे को मैंने एल्कीन टॉपिक में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो सर इसका यहाँ पर यूज़ क्या है? इसका यहाँ पर यूज़ क्या है? यहाँ पर वापस से क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि ना जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, बेंजीन का उनके पास क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H6। तो अभी तक मान के चलो कि अभी तक क्या हुआ? स्ट्रक्चर इसका डेवलप नहीं हुआ था, स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, इसका बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं बनाया था। काम चल रहा था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, पर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता था अपने को। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने क्या किया, जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बेंजीन को उन्होंने किसके साथ रिएक्ट कराया? ओजोन के साथ रिएक्ट कराया, और उन्होंने देखा कि प्रोडक्ट अपना क्या बन रहा है? प्रोडक्ट हमारा बन रहा है ट्राई ओजोनोइड, मतलब 3 ओजोनोइड। तो देख, 1 ओजोनोइड, 2 ओजोनोइड और 3 ओजोनोइड। समझ में आ गई बात? ठीक है, बेंजीन का रिएक्शन कराया उन्होंने ओजोन के साथ, और प्रोडक्ट क्या बना अपना? ट्राई ओजोनोइड बन गया। मतलब 3 ओजोनोइड अपने को प्रोडक्ट में दिख रहे थे। तो यहाँ से साइंटिस्टों ने क्या बोला, ट्राई ओजोनोइड के बनने से क्या पता लगा साइंटिस्टों को कि कहीं ना कहीं जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा ना उसमें 3 डबल बॉन्ड होंगे। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा उसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे? 3 डबल बॉन्ड होंगे। ऐसा उन्होंने कैसा बोला? क्यों बोला उन्होंने ऐसा? क्योंकि देख जब मैंने तेरे को क्या पढ़ाया था, ये बेंजीन अपना, और इसमें जब मैं तेरे को बता रहा था कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, तो मैंने आपको बोला था कि पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें? 3 पाई बॉन्ड है, प्लस एक इसमें रिंग है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका कितना आता है? 4 आता है। मतलब जो अपनी एक रिंग होती है ना वो भी कहीं ना कहीं 1 पाई बॉन्ड के इक्विवेलेंट होती है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर देख, 1 रिंग, 2 रिंग और 3 रिंग। तो यहाँ पर ये क्या बना देंगे? 3 क्या बना देंगे अपने?
पाई बॉन्ड बना देंगे तो कहीं ना कहीं इसके चक्कर में 3 डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं रहे होंगे, ऐसा इन्होंने सोचा। तो 3 डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं रहे होंगे, 3 डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं रहे होंगे। समझ में आई बात? तो जो प्रोडक्ट 3 ओजोनोइड बना था ना सर, ट्राई ओजोनोइड, तो उससे इन्होंने बोला कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर चाहे कुछ भी हो उसमें 3 डबल बॉन्ड तो रहे होंगे। ठीक है, और ये कैसे उन्होंने सोचा था ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देख, अब उन्होंने आगे ये सोचा कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर चाहे कुछ भी हो, उन्होंने उसका क्या कराया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव देखा। और मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव देखने के बाद कितना उसका आया, सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा था, एक प्रोडक्ट बन रहा था। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि देख ये अपना जैसे बेंजीन है, इसमें किसी एक हाइड्रोजन को हटा के मैं क्लोरीन लगा देता हूँ तो वो एक ही प्रोडक्ट बनेगा यार, चाहे मैं किसी को भी हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दूं। तो अगर मैं यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाता था तो वो भी फिर भी वही बात होती। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाता तो वो फिर भी वही बात होती। मतलब जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना कार्बन के साथ, वो कहीं ना कहीं क्या है, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, मतलब वो सारे एक टाइप के हाइड्रोजन है। ठीक है, क्योंकि मैं कहीं पे भी क्लोरीन लगा दे रहा हूँ तो वो एक ही बात चल बन रही है अपनी। ठीक है, तो मतलब इससे क्या पता लगता है कि जितने भी हाइड्रोजन कार्बन के साथ प्रेजेंट है बेंजीन में, वो सारे क्या है, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, मतलब वो सारे एक जैसे ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव कितना बनता है, एक बनता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब देख, अब 1865 की बात चल रही है, तो कैकोले साहब आए और उन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया। उन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया और ये बन गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आज की डेट में हम पढ़ते हैं। तो देख, उन्होंने बोला कि ये साइक्लिक है, ये तो दिख ही रहा है साइक्लिक है। ठीक है, उन्होंने बोला इसमें 6 कार्बन होंगे, ये तो हमको भी पता है इसमें 6 कार्बन होंगे। ठीक है, तो इसको खोल के अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो क्या अपना बॉन्ड लाइन मेथड है और ये अपना मेन वाला मेथड है जो अपन खोल के लिखते हैं। तो ये तो आपको आता है, मैंने आपको जीओसी में अच्छे से बता रखा है आपको। ठीक है, तो ये मैंने बेंजीन को खोल के लिख दिया, ये मैंने बेंजीन को खोल के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से एक बात देखो, अगर मैं किसी भी कार्बन को पकड़ूं बेंजीन के, तो इसमें देख एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और मैंने आपको बताया था, बहुत बार बता चुका हूं आपको, कार्बन के पास अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सर, sp2 होता है। इस कार्बन के पास भी देख एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा, sp2 होगा। इस कार्बन के पास भी एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। मतलब कहने की बात यह है ना सर, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और जितने भी कार्बन बेंजीन में होते हैं, मतलब 6 के 6 ना, उनका हाइब्रिडाइजेशन कितना है सर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। उनका हाइब्रिडाइजेशन कितना है सर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, सारे कार्बन का सेम हाइब्रिडाइजेशन, सो सारे जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगे हुए हैं वो सेम टाइम के हाइड्रोजन है। तभी तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो सारे हाइड्रोजन है वो क्या है सर, अपने इक्विवेलेंट है। क्योंकि जिस कार्बन के साथ वो लगे हुए हैं ना, वो अपना सारा sp2 कार्बन ही तो है। जिस कार्बन के साथ अपने हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, वो कार्बन अपना क्या है, sp2 कार्बन ही तो है, सारे sp2 कार्बन है। तो जो सारे हाइड्रोजन लगे होंगे ना, वो सारे एक ही टाइप के हाइड्रोजन है सर, वो सारे इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे हाइड्रोजन। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, आपको समझ में आ गई। अब बात आती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारे दिमाग में ये आ गई, साइंटिस्टों को ये प्रॉब्लम उनके सामने समझ आई कि जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बात चलेगी, जब बात चलेगी डाई सब्स्टिट्यूटेड करने की, अभी तो बात कर रहे हैं अपन मोनो सब्स्टिट्यूशन की, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन में मैंने सिर्फ एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाया था। अब डाई सब्स्टिट्यूशन की बात चलेगी तो देख, 2 हाइड्रोजन को हटा के इन्होंने यहाँ पर 2 हैलोजन लगा दिए। यहाँ पर भी देख, 2 हाइड्रोजन को हटा के इन्होंने 2 क्या लगा दिए, हैलोजन लगा दिए। ठीक है, पर यहाँ पर दिक्कत ये आई, देख यहाँ पर जिस कार्बन के साथ ये अटैच है, जिस कार्बन के साथ ये अटैच है, यहाँ पर तो उस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर उस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये भी अपना बेंजीन है और ये भी अपना बेंजीन है। तो यहाँ पर तो दिक्कत हो गई यार। जब डाई सब्स्टिट्यूशन की बारी आई तो यहाँ पर उनको एक अलग सी प्रॉब्लम दिखाई दी कि जिस कार्बन के साथ ये हैलोजन लगे हुए हैं, उन कार्बन के बीच में एक जगह तेरे को सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, एक जगह तेरे को डबल बॉन्ड दिख रहा है। ये क्या लोचा है भाई। तो सॉल्यूशन इसका क्या निकाला कैकुले ने, उन्होंने बोला कि जो डबल बॉन्ड है ना सर, अपने जो डबल बॉन्ड है ना, वो कहीं ना कहीं ऑसिलेट करते हैं। जो डबल बॉन्ड है ना, वो ऑसिलेट करते हैं, जैसे ये अपना बेंजीन है। ठीक है, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इधर चला जाता है, ये वाला इधर चला जाता है, ये वाला इधर चला जाता है, मतलब ये ऑसिलेट करते हैं। तो अब ये इधर हो जाएगा, अब ये वाला इधर चला गया और ये वाला इधर आ गया। तो ये भी अपना बेंजीन है और ये भी अपना बेंजीन है। ठीक है, तो जो अपने को सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा वो हो सकता है डबल बॉन्ड होगा,
जो अपने को डबल बॉन्ड दिख रहा है वो हो सकता है सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन के केस में ना जो अपने डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं सर, ऑसिलेशन शो करते रहते हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं सर। ठीक है, तो ये बात बोली किसने, ये बात बोली किसने, कैकुले ने बोली, और इसीलिए उसने बोला कि एक जगह में यहाँ पर सी सिंगल बॉन्ड है और एक जगह में सी डबल बॉन्ड, सी बॉन्ड है, क्योंकि जो अपना डबल बॉन्ड है वो ऑसिलेशन बिहेवियर शो करते रहता है, वो ऑसिलेट करते रहता है। तो वही बात यहाँ पर कैकुले ने बोली कि कैकुले सजेस्टेड द कंसेप्ट ऑफ ऑसिलेटिंग नेचर ऑफ डबल बॉन्ड इन बेंजीन। तो ये भी अपनी क्या है, बेंजीन है, और ये भी अपनी क्या है, बेंजीन है। ठीक है, तो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है थोड़ी देर बाद तुम देखोगे वहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद देखोगे वहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब जो ये डबल बॉन्ड है वो ऑसिलेट करते रहता है। तो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर भी बेंजीन का सही है और ये वाला स्ट्रक्चर भी बेंजीन का सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई थी उसका सॉल्यूशन कैकुले ने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी प्रॉब्लम आ गई सर, फिर दूसरी प्रॉब्लम आ गई, आपने बोला था एल्केन के बारे में आपने बताया था, फिर एल्केन के बारे में, फिर एल्कीन के बारे में आपने बताया, फिर एल्काइन के बारे में आपने बताया। इसमें सी सिंगल बॉन्ड सी होता है, इसमें सी डबल बॉन्ड सी होता है, इसमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, इसमें 0 पाई होते हैं, इसमें 1 पाई होता है, इसमें 2 पाई होता है। और हमको ये पता है जो एल्केन होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, और जो एल्काइन होता है वो सबसे कम क्या होता है, स्टेबल होता है। मतलब सर जैसे जैसे पाई बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं ना, अपनी स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। ठीक है, पर एल्काइन जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है उसके पास कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। पर जो अपना बेंजीन है उसके पास तो 3 पाई बॉन्ड है, उसके पास तो एल्काइन से भी ज़्यादा पाई बॉन्ड है। तो उसकी जो स्टेबिलिटी है, जो बेंजीन है उसकी स्टेबिलिटी तो एल्काइन से भी कम होनी चाहिए थी। बेंजीन की स्टेबिलिटी तो एल्काइन से भी कम होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके पास और ज़्यादा पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, इसकी तो बहुत कम होनी चाहिए थी, पर इसकी तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो ये कैकुले के सामने ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई कि जब मैंने आपको एल्कीन पढ़ाया था ना, और जब मैंने आपको एल्काइन पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था इसमें 1 पाई बॉन्ड होता है, इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये पाई बॉन्ड जो होता है ये वीक होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, इसलिए जल्दी से टूट जाता है। और जब पाई बॉन्ड होता है वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आने का पूरा अटैक, पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर देगा, क्योंकि पाई बॉन्ड आराम से टूट जाता था, क्योंकि वीक बॉन्ड होता था। समझ में आ गई बात। ठीक है, जब हम एल्कीन और एल्काइन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो पाई बॉन्ड था वो आराम से टूट जा रहा था और इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर अटैक कर देता था। तो हमने बोला था कि जो एल्कीन और एल्काइन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है। और जो हम अब बेंजीन पढ़ रहे हैं, बेंजीन के पास भी 3-3 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड तो वीक बॉन्ड होता है, वो आराम से टूट जाएगा, तो वहाँ पर अपना इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर देगा। ठीक है, ये अपने को लॉजिक समझ में आता है। ठीक है, परंतु यहाँ पर बोला गया कि सर जो बेंजीन होते हैं ना, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करने चाहिए थे, पर ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं सर। ये अपना पाई बॉन्ड को तोड़ ही नहीं रहे, ये अपना पाई बॉन्ड तोड़ ही नहीं रहे। तो बेंजीन ना, ये अपना बेंजीन है, तो इनको पाई बॉन्ड तोड़ना चाहिए था। और पाई बॉन्ड जब टूटता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता है। ठीक है सर, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बेंजीन के केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन लग गया, कोई भी बॉन्ड, कुछ ही बॉन्ड नहीं टूटता, कोई भी बॉन्ड नहीं टूटता, बल्कि इसमें कुछ चीज़ सब्स्टिट्यूट हो जाती है, कुछ चीज़ आके चिपक जाती है। ठीक है, बेंजीन के केस में ऐसा होता है। पर होना क्या चाहिए था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होना चाहिए था, एक पाई बॉन्ड टूटना चाहिए था और वहाँ पर कोई आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर अटैक कर देता। ठीक है, पर यहाँ पर ये क्या दिक्कत हो गई यार, ये तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि आपने बोला था सर कि जहाँ भी आपको पाई बॉन्ड दिखे वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन चलने वाली है, पर यहाँ पर बेंजीन के पास 3-3 पाई बॉन्ड है, पर यहाँ पर तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही है। ठीक है, तो कैकुले के सामने ये भी प्रॉब्लम आ गई कि इसका क्या अब सॉल्यूशन दे, इसका क्या सॉल्यूशन दे। ठीक है, तो उसने सॉल्यूशन क्या बताया, रेजोनेंस से एक्सप्लेन किया, बाद में रेजोनेंस से एक्सप्लेन किया, रेजोनेंस से एक्सप्लेन किया किस चीज़ को, स्टेबिलिटी को। ये जो हाई स्टेबिलिटी हुई है ना बेंजीन की, उसने बोला ये किसके चक्कर में हुई है, रेजोनेंस के चक्कर में हुई है। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी, ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये अपना क्या चल रहा है, अल्टरनेट चल रहा है। बाकी रेजोनेंस के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, तो मैंने जीओसी वाले टॉपिक में आपको अच्छे से समझा रखा है। ठीक है,
बाकी आज की डेट में अगर मैं बात करूं आपसे, तो मुझे पता है कि बेंजीन की इतनी हाई स्टेबिलिटी क्यों है, बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी कंपाउंड तेरा एरोमेटिक होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा होने वाली है। और बेंजीन अपना एरोमेटिक कंपाउंड होता है तो उसकी स्टेबिलिटी इसलिए बहुत ज़्यादा होती है। ये आज की डेट में मुझे पता है, उस टाइम पता नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई ना, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको आप रीडिंग करोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक एक शब्द एनसीईआरटी का मैंने सारा कवर करा रखा है, बिल्कुल सरल भाषा में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मैंने जब आपको जीओसी का लास्ट लेक्चर दिया था, तो उसमें 16 नंबर पॉइंट क्या था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड वेयर दे आर सीन, मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर 5 टाइप की रिएक्शन होती है, ये मैंने पढ़ ली आपको, ये मैंने आपको पढ़ा दी। एल्केन में क्या होता है सर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। फिर मैंने आपको एल्केन भी पढ़ा दिया और एल्काइन भी पढ़ा दिया। इनमें पाई बॉन्ड होता है तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा सर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। फिर मैंने आपको बेंजीन पढ़ा रहा हूँ और इसके डेरिवेटिव्स पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होती है सर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब ये क्यों होती है ये अभी हमको पता नहीं है, अभी आगे चैप्टर बढ़ेगा तो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हमको पता होना चाहिए, ध्यान रखना है बस कि जो अपने बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। मतलब कोई भी बॉन्ड नहीं टूट रहा, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं टूट रहा है इसमें, बल्कि कुछ आके इसमें सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, कुछ आके इसमें चिपक जा रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अब हम पढ़ते हैं रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस और बेंजीन की स्टेबिलिटी। तो रेजोनेंस यहाँ पर कौन सा होने वाला है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट चलते रहता है, यही टाइप का यहाँ पर रेजोनेंस होता है। और जहाँ जहाँ रेजोनेंस तेरे को दिख जाएगा वहाँ तू बोलेगा कि यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। मतलब रेजोनेंस अगर होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सर ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, तो मुझे भी नहीं पता और तुझे भी नहीं पता। मैं जब तेरे को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा वहां पर ये बिल्कुल डिटेल में तुझे पढ़ाने वाला हूँ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। अभी बस तू इतना समझ ले, जो तेरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ये बताया गया कि जो तेरा डबल बॉन्ड ऑसिलेट कर रहा है ना बेंजीन में, उसको काई से एक्सप्लेन किया गया, रेजोनेंस से एक्सप्लेन किया, रेजोनेंस से एक्सप्लेन किया गया। रेजोनेंस यहाँ पर फिनोमेना यूज किया गया, उससे एक्सप्लेन किया गया कि जो डबल बॉन्ड है तेरा क्यों ऑसिलेट कर रहा है, रेजोनेंस के लिए ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ये बताया गया कि जो कहीं ना कहीं बेंजीन की स्टेबिलिटी हाई हो गई है ना, वो किसके कारण हो रही है, डबल बॉन्ड क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है। क्यों ऑसिलेट कर रहा है, रेजोनेंस के चक्कर में, रेजोनेंस के कारण। तो यहाँ पर रेजोनेंस बताया गया कि रेजोनेंस के कारण तेरी हाई स्टेबिलिटी हो रही है बेंजीन की। ठीक है, अब देख ये भी तेरा बेंजीन है और ये भी तेरा बेंजीन है, और इनको अपन बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैलुके स्ट्रक्चर। ठीक है, पर देख ये जो सिंगल बॉन्ड है, देख ये जो तेरे को सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो क्या ये सिंगल बॉन्ड है क्या, ये क्या सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर तो ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर तो ये डबल बॉन्ड हो गया। मतलब सर ये ना तो सिंगल बॉन्ड है और ना ये डबल बॉन्ड है, ये इसके बीच का है सर। कभी कभी ये सिंगल बॉन्ड बन जा रहा है, कभी कभी ये डबल बॉन्ड बन जा रहा है, इसलिए मैंने बेंजीन को क्या बना दिया सर, ऐसे करके बना दिया। मतलब ये क्या है सर, ना तो ये सिंगल बॉन्ड है और ना ये डबल बॉन्ड है, ये सर क्या है, पार्सली डबल बॉन्ड, इनको मैं बोलता हूँ पार्सली डबल बॉन्ड। तो इसको अपन ऐसे करके शो करते हैं, या फिर बेंजीन को अपन ऐसे करके शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना बेंजीन का, वो यही होता है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। और ये वाले जो होते हैं, ये क्या होते हैं, अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, कैकुले स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। पर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, अपना यही वाले होते हैं जो इधर मैंने बना रखे हैं। ठीक है, इनको अपन बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, या फिर इसको बोलते हैं अपन एक्चुअल स्ट्रक्चर, जो रियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेंजीन का। अब खेल देख आगे, ये अपना बेंजीन है, ये अपना बेंजीन है, और अब मैंने आपको बताया था कि इसमें जितने भी कार्बन है, कितने कार्बन होते हैं बेंजीन में, 6 कार्बन होते हैं, और हर कार्बन एक डबल बॉन्ड से अटैच है। मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2 होगा। तो 6 कार्बन है और हर एक कार्बन अपना एक डबल बॉन्ड से अटैच है, मतलब sp2। मतलब सारे कार्बन कितने हैं तेरे, sp2 हो गए। सारे कार्बन क्या है तेरे सर, sp2 कार्बन है। सारे कार्बन तेरे क्या है सर, sp2 कार्बन है। ठीक है, तो ये तेरा क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है किसका, बेंजीन का। कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी कार्बन है सारे क्या है सर, sp2 कार्बन है।
ठीक है। अब देख, अब हम खेल देखते हैं और ये बिल्कुल रिपीट चल रहा है। यही चीज मैंने तेरे को एल्कीन जब पढ़ाया था वहां पर भी समझाई थी, और जब एल्काइन पढ़ाया था तो वहां पर भी मैंने तेरे को समझाई थी। तो वापस से हम वही चीज पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे। तो देख, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, तो 6 एटॉमिक नंबर होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है। तो देख, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ 1s2 2s2 2p2, ये मैंने निकालना आपको सिखा रखा है। ठीक है। अब देख, इसको मैं ग्राउंड स्टेट में कैसे रखूंगा। एस के पास एक ऑर्बिटल होता है, एक कमरा होता है। एस के पास एक ऑर्बिटल होता है, एक कमरा होता है। पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, यानी 3 कमरे होते हैं। ठीक है, ये मुझे पता है। पर मुझे पता है सर, एक कमरे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देख, एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ डाल दिए। एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ डाल दिए। पी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक मैंने यहाँ डाल दिया और एक मैंने यहाँ डाल दिया। तो देख, ग्राउंड स्टेट का जो खेल है वो तुमको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट की। तो ये अपना एस का कमरा, मतलब एस का ऑर्बिटल, ये भी अपना एस का ऑर्बिटल, और ये अपने पी के ऑर्बिटल। पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है सर। तो इसमें क्या होगा ना, ये जो अपना देख, इसके आगे 1 लिखा हुआ है और इसके आगे 2 लिखा हुआ है, इसके आगे 2 लिखा हुआ है। तो 1 ज्यादा बड़ा नंबर है कि 2 ज्यादा बड़ा नंबर है? बड़ा नंबर कौन है, अपना 2 है। मतलब जिनके आगे 2 लिखा हुआ है ना, वो तेरे क्या है, वैलेंस सेल है। वो क्या है सर, तेरे वैलेंस सेल है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये जो देख, एक ही कमरे में 2 लोग हैं और ये तेरा वैलेंस सेल का मेंबर है। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ना, यहाँ का इलेक्ट्रॉन तेरा यहाँ चला जाता है क्योंकि यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है। पी का एक ऑर्बिटल, वहाँ पे कमरा खाली है, तो वहाँ एस के एक ही कमरे में 2 लोग रह रहे थे तो एक वहाँ चला जाता है। अब तुम ऐसा मत करना कि यहाँ से भेज दिया तुमने, यहाँ से नहीं भेजना। जो तेरा वैलेंस सेल है ना, वहीं से तू भेज सकता है। यहाँ से मत भेज देना कि यहाँ भी 2 लोग रह रहे हैं तो तूने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वहां भेज दिया, ऐसा मत करना। ठीक है। तो देख, यहाँ तो पहले से 2 ही थे। ठीक है सर। अब यहाँ सिर्फ 1 बच गया। ठीक है। अब यहाँ कितने आ गए सर, 3 आ गए। कोई दिक्कत नहीं है, तुमको एक्साइटेड स्टेट का खेल भी समझ में आ गया। ठीक है। अब देख, जो हमारा कार्बन है ना, जो हमारा बेंजीन में कार्बन है, वो कौन सा हाइब्रिडेशन स्टेट में रहता है, sp2 है सर। तो इसमें एक अपना s है और 2 क्या है, इसमें p है। मतलब टोटल कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं, 3 ऑर्बिटल आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देख, हाइब्रिड स्टेट जब मैं बनाऊंगा तो देख, इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं कर रही, एस वाले में कोई छेड़खानी नहीं करनी। अब मेरे पास पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हो गए सर, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ। 3 मेरे पास क्या है सर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो देख, एक s का है इसमें और 2 इसमें किसके हैं, p के हैं। देख, एक s का है और 2 किसके हैं, p के हैं। अब ये जो अकेला बच गया ना, ये अकेला बच गया जो, इसको अपन बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, इसको अपन बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, या फिर मैं बोल सकता हूँ प्योर p ऑर्बिटल। मतलब ये अपना हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा। बाकी ये जो 3 है, इनको अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp2 है। बेंजीन के कार्बन में कौन सा हाइब्रिडेशन है सर, sp2 है। तो इनको मैं बोलूंगा, इन तीनों को मैं बोलूंगा हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल। ठीक है। और जब मैंने आपको एल्कीन पढ़ाई थी, जब मैंने आपको एल्काइन भी पढ़ाई थी, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर तेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो या sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो, हमेशा जो तेरा बनेगा चित्र कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसमें तेरा एक लोब तो बड़ा बनेगा, एक लोब छोटा सा बनता है। एक लोब तेरा बड़ा बनेगा, एक लोब तेरा छोटा सा बनता है। एल्कीन में भी हमने देखा और एल्काइन में भी हमने देखा था। बाकी जो तेरा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, यानी प्योर p ऑर्बिटल है, वो तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, क्योंकि जो तेरा p होता है वो डंबल शेप का होता है, तो इसमें दोनों लोब तेरे बराबर है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था एल्कीन और एल्काइन टॉपिक में कि जो तेरे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो तेरा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, अपना हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है। और मैंने तेरे को एल्कीन और एल्काइन टॉपिक पढ़ाते हुए बताया था कि जो तेरा प्योर p ऑर्बिटल होता है, यानी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है, वो तेरा पाई बॉन्ड बनाता है। और पाई बॉन्ड अपना कैसे बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, यानी लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। ये मैंने तेरे को ऑलरेडी एल्कीन और एल्काइन में अच्छे से बहुत बार बता रखा है यार। ठीक है। तो अब आते हैं अपन मैदान में। ठीक है। तो हमारे पास क्या है सर, हमारे पास क्या है, बेंजीन है। बेंजीन का जो कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, sp2 में। sp2 में है सर। sp2 मतलब हमारे पास एक s है और 2 क्या अपने पास p है। मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारे पास कितने हैं सर, 3 है। 3 हमारे पास क्या है सर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है। तो ये मैंने 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना दिए।
एक बना दिया, यस सर। दूसरा बना दिया, यस सर। ये तीसरा बना दिया, यस सर। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने ब्लू कलर के बना रखे हैं ये अपने क्या है सर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया था जब एल्कीन और एल्काइन पढ़ाया था कि जो अपना अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है ना, जो अपना अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है यानी प्योर p ऑर्बिटल होता है, वो क्या होता है सर, परपेंडिकुलर लगता है। वो क्या लगता है, परपेंडिकुलर लगता है इसके। तो यहाँ पर जो ये रेड कलर का है, यहाँ पर जो रेड कलर का है वो क्या अपना प्योर p ऑर्बिटल है, यानी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक कार्बन की बात चल रही है, ये तो सिर्फ एक कार्बन की बात चल रही है। तो बेंजीन में तो ऐसे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है ना। तो जो इसके बगल का कार्बन होगा, जो इसके बगल का कार्बन होगा उसमें भी सेम ऐसा ही चीज होगा, उसमें भी सेम ऐसा ही चीज होगा। तो उसमें 3 क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और अपना एक क्या है, प्योर p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो दूसरा कार्बन होगा ना, तो उसका उसका जो यहाँ पर उसका जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आएगा वो ऐसे आएगा, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो देख ये मेरा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो किससे बन रहा होगा, वो किससे बन रहा होगा, हाइब्रिडाइज्ड, जो इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और जो बगल वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। उन दोनों के जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही होगी उससे कहीं ना कहीं ये वाला सिग्मा बन रहा होगा, ये वाला सिग्मा, ठीक है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, जो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये किसके कारण बन रहा होगा, sp2 के कारण। कि इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे के साथ कैसे ओवरलैपिंग कर रहे होंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। क्योंकि हमको पता है सर सिग्मा बॉन्ड तो अपना हेड टू हेड ओवरलैपिंग से ही बनता है, ठीक है। वैसे ही ये बन जाएगा, वैसे ही ये बन जाएगा, वैसे ही ये बन जाएगा, वैसे ही ये बन जाएगा। अब जो इधर वाले सिग्मा है अपने, ये जो किनारे से सिग्मा बन रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं सर, ये अपना बेंजीन है। ये हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है ना, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो ये वाला सिग्मा की बात चल रही है। अब ये किसके बीच में बनेगा, देख हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होगा, वो तो s ब्लॉक का है तो उसका s ऑर्बिटल होगा। और ये जो इस कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है, sp2 ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर देख कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये किसके चक्कर में बन रहा है, s और sp2 के बीच में। s और sp2 के बीच में कौन सी ओवरलैपिंग हुई होगी सर, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई होगी। कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी एल्कीन और एल्काइन टॉपिक में अच्छे से समझा रखा है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड का अपने को समझ में आ गया कि कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वो sp2 के हेड टू हेड ओवरलैपिंग के चक्कर में बनेंगे, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वो s ऑर्बिटल एंड sp2 ऑर्बिटल के हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेंगे, ठीक है। अब आता है अपना पाई बॉन्ड की बारी, अब आती है अपनी पाई बॉन्ड की बारी। तो देख मैंने आपको बताया था कि हर कार्बन के पास अपना एक क्या बचा हुआ है, प्योर p ऑर्बिटल बचा हुआ है। और प्योर p ऑर्बिटल कैसा होता है अपना, ऐसा होता है, ठीक है सर। और वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर उसको अपन लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, परपेंडिकुलर। तो देख इस कार्बन का ये लगा दिया, इस कार्बन का 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 लगा दिया। तो हर कार्बन के पास अपना प्योर p ऑर्बिटल है जो परपेंडिकुलर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देख ये वाला ना इसके साथ, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ कहीं ना कहीं क्या करेगा, लेटरल ओवरलैपिंग यानी साइडवेज ओवरलैपिंग। और साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या बनता है, अपना पाई बॉन्ड बनता है। तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पर बन गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर बन गया इन दोनों के कारण, और एक पाई बॉन्ड अपना यहाँ पर बन गया। क्योंकि यहाँ पर अपनी 3 जगह पे क्या हो रही है, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं देख यहाँ पर तेरा पाई बॉन्ड बन गया, तो देख ये लग गया मेरा, यहाँ पर भी तेरा लग गया तो देख ये लग गया तेरा, और यहाँ पर भी तेरा बन गया तो तेरा ये लग गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो तेरे क्या हो गए सर, तेरा जो स्ट्रक्चर बन गया बेंजीन का वो ऐसा बन गया, ठीक है। पर अगर देख ये जो 2 नंबर का कार्बन है और ये जो 3 नंबर का कार्बन है, और इनके जो प्योर p ऑर्बिटल है वो भी तो आपस में फ्यूज हो सकते थे, वो भी तो आपस में ओवरलैपिंग कर सकते थे। तो अगर वो करते ना तो ये ऐसा बन जाएगा, अब डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा तेरा। तो देख ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर था और ये भी तेरा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी बात बिल्कुल कॉमन सी वही है कि जो हाइब्रिडाइज्ड
ऑर्बिटल होता है उनकी ओवरलैपिंग से तेरा सिग्मा बॉन्ड बनता है और वहां पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। और जो तेरा कहीं ना कहीं प्योर पी ऑर्बिटल है, यानी जो तेरे अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बचा हुआ था एक, वो कहीं ना कहीं साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं, वो तेरा लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं और उनकी लेटरल ओवरलैपिंग से कहीं ना कहीं कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये भी अपना पॉसिबल था और ये वाला भी अपना पॉसिबल था। ठीक है सर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बिल्कुल सब कुछ एक साथ देखते हैं। अब हम सब कुछ एक साथ देखते हैं। ठीक है, तो देख 6 कार्बन है अपने पास, एक कार्बन, ये अपना एक कार्बन, ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। और हर कार्बन का ये जो दिखा रखा है इन्होंने, प्योर पी ऑर्बिटल दिखा रखा है, प्योर पी ऑर्बिटल दिखा रखा है। ठीक है, तो देख यहाँ पर इनके बीच में क्या होगी सर, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। फिर मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में भी साइडवेज ओवरलैपिंग हो सकती थी, इनके बीच में भी हो सकती थी, इनके बीच में भी हो सकती थी। तो देख जो ऊपर वाले लोब हैं, जो ये प्योर पी ऑर्बिटल के ऊपर वाले लोब है ना, उसका मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना दिया। और जो नीचे वाला लोब है उसका मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना दिया, ये नीचे वालों का। और बीच में क्या आ गए तेरे, सारे कार्बन आ गए। बीच में तेरे सारे क्या आ गए, कार्बन आ गए। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया और नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया। अब देख पहले क्या होता था, जब हम एल्कीन पढ़ते थे, ये अपना एल्कीन है, ये अपना एल्कीन है, ये अपना एल्कीन है, तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता था, ये तो अपना सिग्मा बॉन्ड है। खैर, तो देख ये अपना इसका क्या है, प्योर पी ऑर्बिटल, और ये इसका क्या है, प्योर पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्या होता था, साइडवेज ओवरलैपिंग होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर देख ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, ये सिर्फ इतना ही घूम सकते थे, इतना ही घूम सकते थे। पर बेंजीन में देख, बेंजीन वाले इसमें ना पूरा घूम सकते हैं ना, गोल में घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल इनको बिल्कुल गोला बन गया, बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बिल्कुल, अब ये पूरा ऐसा बन चुका है गोल सा। तो ये इलेक्ट्रॉन ना पूरे गोल में घूम रहे हैं, अब बिल्कुल गोल में घूम रहे हैं। तो जो ये ऊपर वाले लोब के चक्कर में बना था और ये नीचे वाले लोब के चक्कर में बना हुआ है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन मस्त घूम रहे हैं और नीचे वाले में भी इलेक्ट्रॉन मस्त अपने घूम रहे हैं। ठीक है, उनको बिल्कुल मस्त मजा मिल गया, उनको बिल्कुल फ्री स्पेस मिल गई, अब वो पूरा घूम रहे हैं अपना। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो ऊपर वाले लोब से बना था उसमें भी मस्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अपने, और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड में भी मस्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर देख यहाँ पर तो रेस्ट्रिक्शन थी, वो बस इतना ही घूम सकते थे, वो बस इतना ही घूम सकते थे। और एल्काइन के केस में भी ऐसा ही था। ठीक है, पर जब हम बेंजीन की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अब उनके पास फ्री स्पेस है, पूरा खुला मैदान है, वो पूरा घूम रहे हैं अपना, पूरा गोल में घूम रहे हैं, वो कहीं भी घूम सकते हैं सर। ठीक है, तो इसी चक्कर में बताया गया है, इसी चक्कर में बताया गया है कि ये तो अच्छी बात है ना कि मस्त खुश है वो बिल्कुल। अब इलेक्ट्रॉन जो अपने कौन से इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो ये अपना प्योर पी ऑर्बिटल है, यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। तो इसी चक्कर में क्या होता है, बेंजीन की जो स्टेबिलिटी होती है वो अनएक्सपेक्टेड हाई हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अपने जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं बिल्कुल गोल बन जाते हैं, नीचे भी बन जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन अपना फ्री घूम रहे हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं अपना, उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है उनका। तो यहाँ पर इस चक्कर में क्या होता है सर, बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली बहुत हाई हो जाती है। बाकी ये बातें यहाँ पर लिखी हुई है। द सर्कल रिप्रेजेंट्स द 6 इलेक्ट्रॉन विच आर delocalized बिटवीन द 6 कार्बन एटम्स ऑफ द बेंजीन रिंग। इसका मतलब ये है कि ये देखिए अपना बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब मैंने जो बोला ना, अभी जो उसने बोला कैकोलिन है, उसने बोला कि जो डबल बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं अपना क्या शो करता है, वो कहीं ना कहीं अपना क्या शो करता है, ऑसिलेशन शो करता है। क्या शो करता है, ऑसिलेशन शो करता है, और वो कहीं ना कहीं आगे आगे बढ़ते रहता है। जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया। ठीक है, पर अगर मैं डीप में जाके देखूँ ना, तो वो कौन सा बॉन्ड जाता है तुझे पता है, डबल बॉन्ड नहीं जाता, वो तेरा उसका पाई बॉन्ड जाता है। कौन सा जाता है, पाई बॉन्ड जाता है। ये डबल बॉन्ड है तेरे पास, डबल बॉन्ड को एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होगा और एक बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो जो ये पाई बॉन्ड होता है ना, ये तेरा आगे आगे क्या करते रहता है, ऑसिलेट करते रहता है। ठीक है, मान ले ये वाले तेरे क्या है, पाई बॉन्ड है। अब ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ चला गया, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ चला गया, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ चला गया। अब ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, देख ऐसा बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो तेरे पाई बॉन्ड है ना, वो तेरे क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। और पाई बॉन्ड में कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे सर, पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन तेरे हैं ना, वो क्या हो रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं सर, डिसलोकलाइज्ड हो रहे, डीलोकलाइज्ड शो कर रहे हैं। वो डीलोकलाइज्ड मतलब एक जगह में वो लोकलाइज्ड नहीं है, वो घूम रहे हैं इधर उधर, वो डीलोकलाइजेशन शो कर रहे हैं सर। वही बात यहाँ पर लिख रही है,
द सर्कल, ये जो सर्कल अपन दिखा रहे हैं ना, वो यही दिखा रहे हैं कि जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन है वो अपना घूम रहे हैं अपने, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऑसिलेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डीलोकलाइजेशन शो कर रहे हैं। द सर्कल रिप्रेजेंट द 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अपने को पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देख 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे और 2 इसमें होंगे, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो बिल्कुल अपना घूम रहे हैं अपना, ठीक है। इसी को मैं सर्कल से शो करा रहा हूँ, ठीक है। द सर्कल रिप्रेजेंट्स द 6 इलेक्ट्रॉन विच आर डीलोकलाइज्ड बिटवीन द 6 कार्बन एटम्स ऑफ द बेंजीन रिंग। जो 6 कार्बन है उसके ये जो गोल में घूम रहे हैं अपना, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इन दोनों को मैं क्या बोलता हूँ, इनको मैं बोलता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैकोले स्ट्रक्चर्स। इसको मैं बोलता हूँ रेजोनेटिंग हाइब्रिड, इसको भी बोलता हूँ रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है। और एक्चुअल स्ट्रक्चर यही होता है। बाकी ये क्या लिखा हुआ है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, जो अकेला बच गया था ना, जो परपेंडिकुलर था, जिसको अपन प्योर पी ऑर्बिटल बोलते हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग होता है। ये मैंने आपको बताया कि ये परपेंडिकुलर होता है, देख परपेंडिकुलर ही तो लगा हुआ है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, और एल्कीन और एल्काइन में भी आपको मैंने बताया था, ठीक है। बाकी आगे क्या लिखा हुआ है, जो पाई बॉन्ड होता है ना वो कैसे बनता है, मुझे भी पता है सर। जो प्योर पी ऑर्बिटल है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, उनके ओवरलैपिंग से, कौन सी ओवरलैपिंग से, साइडवेज ओवरलैपिंग से अपना पाई बॉन्ड बनता है। और साइडवेज ओवरलैपिंग का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं उसको, लेटरल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर इसको लेटरल ओवरलैपिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको लेटरल ओवरलैपिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे देख, अब आगे देख, ये सब मैंने तेरे को पढ़ा दिया। अब ये क्या लिखा हुआ है, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द ऑल द कार्बन एटम्स इन द रिंग हैज बीन डिटरमाइंड बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन टू बी द सेम। मतलब ये अपना क्या, अपना बेंजीन है, ये अपना क्या सर, बेंजीन है। तो यहाँ पर देख, छह कार्बन है, यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो हर कार्बन के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो बराबर है, वो बराबर है। क्योंकि देख ये जो तेरे को सिंगल बॉन्ड लग रहा है ना, ये जो तेरे को सिंगल बॉन्ड लग रहा है, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है यार। मैंने तेरे को बता दिया कि ये जो सारे बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में बेंजीन में, वो सारे क्या, पार्सल डबल बॉन्ड है। तो पार्सल डबल बॉन्ड है वो सारे यार, ये वाले। तो सारे जब पार्सल डबल बॉन्ड है, एक ही टाइप के बॉन्ड है, तो सबके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो सेम ही तो होगी। क्योंकि जो हमको लग रहा है कि कोई सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि वो जो पाई इलेक्ट्रॉन है अपने कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ऑसिलेट कर रहे हैं ना। तो वो होता क्या है सर, होता ऐसा है, होता तो वो ऐसा है ना, ऐसा है। मतलब जितने भी बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, वो सब क्या है सर, पार्सली डबल बॉन्ड है। तो सबकी बॉन्ड लेंथ तो सेम होगी, इसलिए ये बात लिखी जाती है। द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ऑल द कार्बन एटम्स इन द रिंग हैज डिटरमाइंड बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन टू बी द सेम। यहाँ पर किसने हेल्प करी, अपनी एक्स-रे डिफ्रैक्शन ने हेल्प करी, और ये बताने में कि कार्बन कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड लेंथ है वो अपनी क्या सर, सेम है, वो अपनी क्या बराबर रहने वाली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमको भी कॉमन सेंस से पता है, क्योंकि सारे कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है सर, पार्सल डबल बॉन्ड है। तो सारे सेम टाइप के बॉन्ड है, पार्सल डबल बॉन्ड है, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड लेंथ तो सेम रहेगी, सही रहेगी, सही, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन क्लाउड के। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैंने आपको बता दिया 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे। ये अपना क्या है, बेंजीन है, ठीक है। तो देख ये पाई बॉन्ड है मान ले, तो इनमें जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या, अपने पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर 10 डीलोकलाइज्ड, ये क्या एक ही जगह में बैठे रहेंगे, नहीं सर, ये तो ऑसिलेट करते रहते हैं, ये डिसलोकलाइजेशन शो करते रहते हैं, डीलोकलाइजेशन शो करते रहते हैं। द 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर 10 डीलोकलाइज्ड एंड कैन मूव फ्रीली, मस्त अपना घूम रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं, बिल्कुल मस्त घूम रहे हैं, मूव फ्रीली अबाउट द 6 कार्बन एटम्स न्यूक्लाई इंस्टेड ऑफ एनी 2 एस सोन इन द फिगर। अभी तक हम एल्कीन की बात कर रहे थे और एल्काइन की बात कर रहे थे, वहां पर 2 कार्बन एटम्स के बीच में ही वो घूमते थे। अभी इनके पास पूरा 6 कार्बन एटम्स पूरे ऐसे घूम रहे हैं रिंग में, जिसके चक्कर में देखिए ऊपर वाला कहीं ना कहीं, ऊपर वाले जो प्योर पी ऑर्बिटल के चक्कर में लोब बन गया, उसके कारण ये क्लाउड बन गया इलेक्ट्रॉन का, और नीचे वाले के चक्कर में ये बन गया। अब ऊपर वाले उसमें घूम रहे हैं, नीचे वाले इसमें घूम रहे हैं, अपना मस्त घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही पाई इलेक्ट्रॉन को। फिर नीचे लिखा हुआ है, द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली बाय द न्यूक्लाई ऑफ द कार्बन एटम्स देन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड लोकलाइज्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। यहाँ पर तो 6 कार्बन एटम्स हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ज्यादा स्ट्रांगली न्यूक्लाई ऑफ कार्बन एटम से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स है। पर एल्किन और एल्काइन की बात करें, वहाँ पर तो 2 कार्बन एटम्स होते थे, तो वहाँ पर वो ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं हो पाते थे 2 कार्बन एटम्स के न्यूक्लाई से, क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स है, तो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांगली ये अट्रैक्ट हो पाएंगे। बाकी आगे लिखा हुआ है, देयरफॉर प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन। बेंजीन में जो ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना,
वो कहीं ना कहीं क्या बनाते हैं, बेंजीन को मोर स्टेबल बना देते हैं। वो बेंजीन को क्या बनाते हैं, मोर स्टेबल बना देते हैं। देन हाइपोथेटिकली साइक्लोहेक्साट्राईन, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेंजीन का अगर IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम रखा जाएगा तो वो रखा जाएगा साइक्लोहेक्साट्राईन, क्योंकि साइक्लो मतलब रिंग है, हेक्स मतलब 6 कार्बन है, ट्राई मतलब 3, इसमें डबल बॉन्ड है, ट्राईन। ठीक है, तो जो साइक्लोऑक्साट्राईन में अगर बनाता तो मैं ऐसा बनाता, तो इसका मतलब तो सिर्फ यही है कि ये ऐसा ही रहेगा कि अगर ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, ये अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड ही रहेगा। ठीक है, पर ये तो तब होता है जब साइक्लोहेक्साटेट्राईन हम बोलते हैं इसको, पर यहाँ पर जो अपन बेंजीन बोल रहे हैं ना, तो बेंजीन में कहीं ना कहीं जो पाई बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं क्या शो कर रहे हैं सर, जो पाई बॉन्ड है वो अपने क्या शो कर रहे हैं, ऑसिलेशन शो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड पूरे मतलब घूम रहे हैं अपना, और जिसके कारण कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी अपनी बेंजीन की बढ़ रही है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इनकी बॉन्ड लेंथ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, 154 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर, 120 पिकोमीटर। ठीक है, तो देख, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की कितनी है, 154 पिकोमीटर है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की कितनी है सर, 134 पिकोमीटर है। पर बेंजीन में कार्बन और कार्बन के बीच में होता क्या सर, बेंजीन में कार्बन और कार्बन के बीच में होता है पार्शियली डबल बॉन्ड। क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं ना तो ये सिंगल बॉन्ड है और ना ये डबल बॉन्ड है, ये इनके बीच का है। मतलब जो इसका बॉन्ड लेंथ होगा ना वो 154 पिकोमीटर से तो कम आएगा, पर 134 पिकोमीटर से ज़्यादा आने वाला है। तो वो होता कितना है सर, 139 पिकोमीटर होता है कार्बन डबल बॉन्ड, सॉरी कार्बन पार्शियल डबल बॉन्ड कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है। ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है वो कितना होता है, 139 पिकोमीटर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, सिंगल बॉन्ड की होगी, फिर किसकी होगी, पार्शियल डबल बॉन्ड की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, डबल बॉन्ड की होगी, उससे भी कम किसकी होगी, ट्रिपल बॉन्ड की होगी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ ना कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये सब कहाँ से आंसर आ रहा है मेरा, ये सब आंसर आ रहा है मेरा एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा से, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा से। ठीक है, अब ध्यान से देख, बेंजीन के पास क्या प्योर डबल बॉन्ड है क्या, बेंजीन के पास जैसे ये बेंजीन अपना, तो जैसे ये अपना ये डबल बॉन्ड दिख रहा है अपने को, तो क्या ये अपना प्योर डबल बॉन्ड है, नहीं सर ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है यार। यहाँ पर अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑसिलेट करने वाला है, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो अपना ऑसिलेट करेगा, तो ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, ये अपना पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये अपना क्या पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है। अगर ये प्योर डबल बॉन्ड होता ना तब जाके मैं बोलता, जैसे मैं एल्कीन और एल्काइन में बोलता था कि प्योर डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पर अपना क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, वो टूटेगा और कहीं ना कहीं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर अटैक कर देगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन चलेंगी। पर यहाँ पर तो सर प्योर डबल बॉन्ड है ही नहीं, यहाँ पर तो पार्शियल डबल बॉन्ड है। पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब वो ना तो अपना सिंगल बॉन्ड उसको बोल सकते हैं, ना वो अपना डबल बॉन्ड उसको बोल सकते हैं, उन दोनों के बीच की स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं चलेगी भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं चलेगी। अगर वो प्योर डबल बॉन्ड होता तेरा, अगर वो तेरा प्योर डबल बॉन्ड होता तब जाके तू बोल सकता था कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन चलती, पर वो प्योर डबल बॉन्ड तेरा नहीं होता बेंजीन में, वो क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड तेरा होता है। ठीक है, इसीलिए एक्सप्लेन किया गया अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो अनयूजुअल बिहेवियर है वो अपने को उसका आंसर दिया गया। समझ में आ गई बात। ठीक है, कैसे दिया गया कि जो बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में है वो कैसे बॉन्ड होते हैं सर, पार्शियल डबल बॉन्ड होते हैं। वो कैसे होते हैं सर, पार्शियल डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में बेंजीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका हर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आ गया सर, sp2 आ गया, और sp2 को अपन क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ही तो बोलते हैं। sp2 को अपन क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ही तो बोलते हैं। तो जो बेंजीन का जो अपना स्ट्रक्चर है वो कैसा बनता है, प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है बेंजीन अपना। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई बात। ठीक है, तो आप इसकी रीडिंग करोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे अपन एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, मैं आपको वापस से दोबारा से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो अपना कहीं ना कहीं ये जो अपना टॉपिक है, अब वापस देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देख ये बेंजीन है, बेंजीन दिख जाएगा, क्या बोलना है, एरोमेटिक बोलना है। ठीक है, तेरे को एक भी बेंजीन दिख गया तेरे को एरोमेटिक बोल देना है, तेरे को एक भी बेंजीन दिख गया तेरे को एरोमेटिक बोल देना है। ये अपना क्या है, एंथ्रासीन है। 3 बेंजीन को तूने अगर फ्यूज कर दिया, तूने क्या बोल दिया, एंथ्रासीन बोल दिया। और यहाँ पर देखिए ये क्या अपना फिन एंथ्रासीन,
फिनएंथ्रीन, सॉरी फिनएंथ्रीन वो इसको बोलना है। तो ध्यान से देख ले, तेरा एंथ्रासीन कैसा स्ट्रक्चर है और तेरा फिनएंथ्रीन कैसा स्ट्रक्चर है। तो पर तेरा कहीं ना कहीं एक भी तेरे को बेंजीन दिख जाए ना, तूने बोल देना कि वो एरोमेटिक है। तो ये भी तेरा एरोमेटिक है। ये नेप्थलीन, इसमें 2 बेंजीन फ्यूज होती हैं, ये भी तेरा एरोमेटिक है। ठीक है सर। अब देख इसकी बात करें, 2 और 2 4 और 2 6, प्लस चार्ज को नहीं गिनते, तो यहाँ पर 6 हो गए, तो 6 को भी क्या बोलेगा तू, एरोमेटिक बोलेगा। यहाँ पर देख 2 और 2 4 और लोन पेयर को भी काउंट करते हैं, और 2 6, तो 6 को क्या बोलते हैं अपन, एरोमेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पर भी तू इसको एरोमेटिक बोलेगा। ये क्या है तेरा, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। ये क्या है तेरा, साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन। ठीक है। तो यहाँ पर तू किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में बता सकता है कि वो तेरा एरोमेटिक है, वो तेरा नॉन एरोमेटिक है, या वो तेरा एंटी एरोमेटिक है। बाकी इसके बारे में तेरे को डिटेल पढ़ना है तो तूने कहाँ पर रेफर करना है, जीओसी के लेक्चर नंबर 2 में। वहाँ पर मैंने एरोमेटिसिटी के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है, और बिल्कुल लगभग 30 to 40 तेरे को एग्जाम्पल्स करवा रखे हैं, ताकि तेरा बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये अपना लेक्चर आज का था। मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में तेरे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन या फिर कोई डाउट आपके मन में होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। बनूं मैं हिस्ट्री, फोकस ऑन विक्ट्री, काम करूं डेली। कहते हैं लोग सुनूं सिर्फ मेरी मंजिल ना गहरी, मानूं ना हार, ये दिल पत्थर कलम कटार, कि दूं मैं गवाह सच में।